लव ट्रायंगल नहीं, लव स्क्वायर है ये। तो ये कहानी है 3 लफंगे दोस्तों की, बोले तो 2 प्ले बॉय और एक प्ले गर्ल की, जो कि उन सभी लोगों से रिवेंज लेते हैं जिन्होंने इन्हें धोखा दिया होता है। तो लोगों को अपने प्यार के जाल में फंसाकर ये किस तरह से उनसे अपना बदला लेते हैं, साथ ही वो कौन सी सिचुएशन आती है जहाँ पर इन्हें सच में प्यार हो जाता है, जिससे कि इनकी गंदी वाली बैंड बज जाती है। वो तो आपको तभी पता चलेगा जब आप इस वीडियो को देखेंगे। वेब सीरीज का नाम है द ग्रेट सेड्यूसर, जो कि कमाल की कंसेप्ट की वेब सीरीज है। जब इतनी ज्यादा तारीफ मैंने इसकी करी दी है तो चलिए फटाक से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सीरीज के 3 मेन कैरेक्टर सूजी, सैम और योंग, ये तीनों ही बेस्ट फ्रेंड होते हैं। योंग की हिस्ट्री टीचर उसे एक रोमांटिक बुक देते हुए उस पर लाइन मारने की कोशिश करती है, जहाँ पर सूजी आकर वहाँ पर उन्हें ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे कि वो योंग की गर्लफ्रेंड है, जिससे कि हिस्ट्री टीचर वहाँ से नाराज होकर चली जाती है। जहाँ पर तभी सैम आ जाता है और उसका एक क्लासमेट उसका रिपोर्ट कार्ड लाकर उसको देता है, क्योंकि उसके बहुत कम मार्क्स आए थे, तो इसलिए वो कह रहा था कि अब शायद तुम्हें पढ़ाई कर लेनी चाहिए, नहीं तो तुम्हारे डेड मॉम को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। सैम वहाँ पर कुछ नहीं बोलता, लेकिन सूजी को इतना गुस्सा आता है कि वो डस्टबिन उठाकर उसके मुंह पर फेंक कर मारती है। सीन शिफ्ट होता है और ग्रेजुएशन सेरेमनी का सीन दिखाया जाता है, यानी कि ये लोग अब ग्रेजुएट हो गए थे, जिसमें सारे प्रोफेसर्स आए हुए थे। उनमें एक आर्ट टीचर भी था, जिसे सूजिन बचपन में बहुत ज्यादा पसंद करती थी, लेकिन जब उसकी मॉम को सूजिन और उस आर्ट टीचर के बारे में पता चला तो फिर उन्होंने उसे पैसे देकर जॉब से निकाल दिया था। सूजी अपने आर्ट टीचर से बदला लेना चाहती थी, जो मौका उसे आज मिल गया था, क्योंकि आर्ट टीचर की होने वाली वाइफ यानी हिस्ट्री टीचर का अफेयर दूसरे प्रोफेसर के साथ में चल रहा था, और उसकी वीडियो फुटेज सूजिन, सैम और योंग सबके सामने ग्रेजुएशन सेरेमनी में दिखा देते हैं, जिससे कि हिस्ट्री टीचर के साथ साथ में आर्ट टीचर की भी बहुत ज्यादा बेइज्जती हो जाती है। यहाँ पर सूजिन का बदला पूरा हो जाता है। फिर एंट्री होती है सीरीज की चौथी मेन एंड लास्ट कैरेक्टर यानी जिया की। जिया अपनी बेस्ट फ्रेंड बोजो के साथ में ड्रिंक करने के लिए गई हुई थी, क्योंकि आज उनकी ग्रेजुएशन जो कंप्लीट हुई थी, तो ये लोग सेलिब्रेट कर रहे थे। जहाँ पर बोजो जिया को सैम, सूजिन और योंग की टीम के बारे में बताती है, साथ ही वो कहती है कि वो सैम को बहुत ज्यादा पसंद करती है, लेकिन वो सोच रही है कि वो प्लास्टिक सर्जरी करवा ले, क्योंकि सैम बहुत ज्यादा हैंडसम है और वो इतनी खूबसूरत नहीं है। जहाँ पर जिया उसे समझाती है कि नेचुरल ब्यूटी ही सबसे ज्यादा खूबसूरत होती है, और अगर उसे तुम्हें पसंद करना होगा तो तुम्हें वो ऐसे ही पसंद कर लेगा। वहीं दूसरी तरफ जिस पार्टी में योंग और सैम होते हैं, वहाँ पर बोजो की मॉम अपनी फ्रेंड्स के साथ में गई हुई थी, जो कि काफी ज्यादा रो रही थी, क्योंकि बोजो ने ग्रेजुएशन सेरेमनी में अपनी मॉम को ये सोचकर नहीं बुलाया था, क्योंकि उसकी मॉम उससे ज्यादा खूबसूरत है, और बोजो अपनी मॉम से बहुत ज्यादा जेलस फील करती है। बोजो की मॉम यानी मियो को रोता हुआ देखकर योंग उनके पास आता है और उनके साथ में फ्लर्ट करने लग जाता है, क्योंकि वो नहीं जानता था कि वो बोजो की मॉम है। वहीं दूसरी तरफ सूजिन अपने बॉयफ्रेंड यानी ली के साथ में उसके दोस्तों की पार्टी में गई हुई थी। ली शहर का बहुत ही बड़ा वकील है और वो काफी अमीर भी है। ली के दोस्त सूजिन और ली के रिलेशनशिप के बारे में उनसे पूछते हैं, जहाँ पर सूजिन उन्हें बताने ही वाली होती है कि वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, लेकिन ली यहाँ पर उसे टोक कर साइड में लेकर जाता है। वो उसे सच सच बता देता है कि वो सिर्फ उसको अपना दोस्त मानता है और वो सिर्फ उसका मेल फ्रेंड है। साथ ही वो कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हारे साथ में टाइम पास कर रहा था, और जब तुम्हारे डैड को जेल हुई थी तो तुम्हारी मॉम ने मुझसे हेल्प मांगी थी, क्योंकि मैं एक वकील हूँ, तो उस टाइम पे तुम मुझे बहुत ज्यादा पसंद आ गई थी और इसलिए मैं तुम्हारे साथ में रह रहा था, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ अपना एक दोस्त ही मानता हूँ। बेचारी सूजिन का दिल तो यहाँ बहुत ही बुरी तरह से टूट जाता है। वो वहाँ से रोते हुए अपने दोस्तों के पास यानी योंग और सैम के पास जाती है, जहाँ वो उन्हें इन सारे इंसिडेंट के बारे में बता देती है। वो काफी रो रही थी, तो वो दोनों उसे शांत करवाते हैं और उसे घर छोड़ देते हैं। फिर योंग अपने फादर से मिलने के लिए जाता है, जहाँ पे वो उसे डीएनए रिपोर्ट देके कहते हैं कि उन्होंने उसकी हायर स्टडी के लिए उसे बाहर भेजने का फैसला किया है। साथ ही यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि योंग उनका असली बेटा नहीं है और वो उसके स्टेप फादर हैं। वो योंग से काफी ज्यादा रूडली बात कर रहे होते हैं। साथ ही जो डीएनए रिपोर्ट उन्होंने उसे दी हुई होती है, उसमें यही लिखा था कि वो उनका खून नहीं है। योंग बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। वो बस स्टॉप पर जाकर बैठ जाता है, जहाँ पर वो डीएनए रिपोर्ट का एक एरोप्लेन बनाकर उसको उड़ा देता है, जो कि जाकर सीधा जिया के पास में गिर जाता है, क्योंकि वो भी वहीं पर बैठी हुई थी। लेकिन तभी वहाँ पर बस आ जाती है, और जब जिया उसे वापस करती है वो पेपर, तो फिर वो उसे कहता है कि तुम प्लीज इसे फेंक देना, ये मुझे नहीं चाहिए। सीन शिफ्ट होता है और ये दिखाया जाता है कि सूजिन की मॉम ने वहाँ पर एक स्कॉलरशिप पार्टी रखी हुई थी, जिसमें जिया भी जाती है, क्योंकि वो एक ब्राइट स्टूडेंट है और उसे भी स्कॉलरशिप मिली है। जहाँ पर उसे ली मिल जाता है। वो दोनों मिलते हैं और यहाँ पर ये पता चलता है कि ली जिया को बहुत ज्यादा पसंद करता था, वो उसका पहला प्यार थी, लेकिन ये बात उसने कभी भी उसे बताई नहीं थी। ये सब कुछ सूजिन को भी पता चल जाता है और वो जिया के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन भी निकाल लेती है। वो बहुत ज्यादा जेलस हो रही होती है जिया से, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि ली ने जिया के चक्कर में ही उसे छोड़ा है।
यानी कि अब उसका अगला टारगेट थी जिया और वो उससे बदला लेने वाली है। लेकिन तभी पार्टी में योंग के डैड और सुजिन की मॉम ये अनाउंस करते हैं कि वो लोग जल्दी शादी करने वाले हैं। ये सुनने के बाद तो सुजिन और योंग बहुत ही ज्यादा शॉक हो गए थे। वो नहीं चाहते थे कि उनके मॉम डैड आपस में शादी करें, क्योंकि कहीं ना कहीं वो दोनों भी शायद एक दूसरे को पसंद करते थे। सैम, योंग और सुजिन आपस में मीटिंग करते हैं, जहाँ पर सुजिन कहती है कि फिलहाल तो उसके 2 टारगेट हैं। पहला ली की होने वाली वाइफ यानी कि सारा, जो कि मेंटली पूरी तरह से अभी स्टेबल नहीं है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा अमीर है और इसलिए ली उससे शादी कर रहा है, जिसके चक्कर में उसने सुजिन को छोड़ा है। दूसरी है जिया, जो कि ली की फर्स्ट गर्लफ्रेंड है, जिसे कि वो अभी भी बहुत ज्यादा प्यार करता है। सुजिन योंग से जिया को पटाकर उसे झूठे प्यार में फंसाने के लिए कहती है, क्योंकि वो उससे बदला लेना चाहती थी। लेकिन योंग उसे मना कर देता है। वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा दुखी था क्योंकि उसके डैड उससे प्यार जो नहीं करते थे और वो उसे अपना भी नहीं मानते थे। साथ ही वो अपनी डेड मॉम को भी काफी मिस कर रहा होता है। लेकिन सुजिन को इस दुखी हालत में देखकर वो उसकी बात मानने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि वो उसकी बहुत ही अच्छी दोस्त थी। वहीं दूसरी तरफ जिया अपने मॉम से 4 साल बाद मिलने के लिए जाती है। वो उन्हें ये बताना चाहती थी कि उसे स्कॉलरशिप मिल गई है, तो वो अब उसे पैसे ना भेजें। जिया के पेरेंट्स अब सेपरेट हो चुके थे और वो दोनों साथ में बिल्कुल भी खुश नहीं थे, जिसकी वजह से जिया को मैरिज फियर हो गया था और वो कभी भी लाइफ में शादी करना नहीं चाहती थी और इसलिए अभी तक उसने कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं बनाया था। जिया की मॉम एक आर्टिस्ट है और वो उसे कहती है कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हें स्कॉलरशिप मिल गई है, लेकिन ये मेरा फर्ज है और मैं तुम्हें हमेशा पैसे भेजती रहूंगी। जिया वहाँ से उनसे नाराज होकर चली जाती है। रास्ते में योंग की गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि ये भी जिया का एक चाइल्डहुड ट्रॉमा है, क्योंकि पास में ये दिखाया जाता है जब जिया छोटी थी तब भी उसका एक ऐसे ही गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया था। योंग को भी यहाँ पर चोट लग जाती है। वो बाहर आता है और वो जिया को संभालता है लेकिन तभी उसके पास सैम की कॉल आती है, क्योंकि वहाँ पर सुजी ने बहुत हंगामा मचा रखा था। उसने अपने हाथ में ग्लास तोड़ लिया था, जहाँ पर योंग पहुंचकर उसे शांत करता है और उसके बाद डॉक्टर आके उसे चेक करते हैं। सुजिन अपनी मॉम और योंग के डैड की इस शादी वाली बात से बहुत ज्यादा परेशान हो रखी थी, जहाँ वो अपनी मॉम पे बहुत ज्यादा गुस्सा कर रही होती है। लेकिन यहाँ पर हमें ये पता चलता है सुजिन की मॉम अपना हॉस्पिटल बचाने के लिए योंग के डैड से शादी कर रही थी। नेक्स्ट सीन में योंग को उसकी डेड मॉम की गाड़ी मिल गई थी, जो कि रिपेयर होकर अब आ चुकी थी। यही वो गाड़ी है जिससे कि उसकी मॉम का एक्सीडेंट हुआ था। योंग फिर अपने न्यू अपार्टमेंट में चला जाता है, जो कि उसके स्टेप फादर ने उसके लिए खरीद दिया था, क्योंकि वो अब उसके साथ में रहना नहीं चाहते थे। वो पूरे घर को एक्सप्लोर करता है और फिर वो वहाँ पे जिया का स्केच बना के लगा देता है। साथ ही वो सुजिन को मैसेज करके कहता है कि वो अब अपना प्लान को स्टार्ट करने वाला है, यानी कि वो अब जिया को अपने प्यार के जाल में फंसाएगा, जिसके बाद वो लोग उसे धोखा दे देंगे। वहीं दूसरी तरफ जिया सुजिन की मॉम के हॉस्पिटल में सुजिन की मॉम से मिलने के लिए आती है, क्योंकि उसे स्कॉलरशिप की सर्टिफिकेट पे साइन लेने थे और साथ ही उसे रहने के लिए रूम अलाउंस भी दिया जाता है। लेकिन सुजिन ने उसकी सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा के उसके रूम अलाउंस को कैंसिल करवा दिया था और ये बात जिया को पता भी नहीं चल पाती है। योंग भी पूरी तरह से रेडी होकर जिया को पटाने के लिए जा रहा था। वो जिया के घर जाता है, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि जिया बोसो और उसकी मॉम के साथ में यानी मियो के साथ में रहती है। जहाँ पर उसे मियो मिल जाती है, वो सोचती है कि योंग उनसे मिलने के लिए आया है, तो वो काफी ज्यादा खुश हो रही थी। लेकिन तभी वहाँ पर बोसो और जिया भी पहुँच जाते हैं। जिया वहाँ से काम का बहाना करके चली जाती है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि योंग बोसो को पसंद करता है और वो वहाँ उससे मिलने के लिए आया है। लेकिन फिर बोसो योंग से बात करती है। वो कहती है कि वो जानती है कि योंग और उसकी मॉम यानी कि मियो का चक्कर चल रहा था। साथ ही वो रिक्वेस्ट करती है कि ये बात वो किसी को भी ना बताए, नहीं तो उसकी बहुत ही ज्यादा बदनामी हो जाएगी। फिर रात में बोसो जिया को कॉल करके बता देती है कि योंग उसी से मिलने आया था, क्योंकि उसकी गाड़ी से जिया का एक्सीडेंट हो गया था, तो वो उसका हालचाल पूछने के लिए आया हुआ था। साथ ही वो कहती है कि उसे योंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो जिया उससे दूर ही रहे, क्योंकि वो फ्लर्टी टाइप का लड़का है और जिया एकदम सिंपल लड़की है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब जिया जा रही होती है तो बस स्टैंड पे उसे वहाँ पे योंग मिलता है, जो कि बहुत ही स्टाइल में खड़ा हुआ होता है। लेकिन तभी जैसे ही वो लोग बस में चढ़ते हैं तो सीट वहाँ पर नहीं होती है, इसलिए वो लोग खड़े ही रहते हैं। जिया योंग से कहती है कि शायद तुम मेरा पीछा कर रहे हो, लेकिन योंग कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बस अपने रास्ते पे जा रहा था। जहाँ पर तभी बस में ब्रेक लगता है और जिया गिरने वाली होती है, लेकिन तभी योंग उसे पकड़ लेता है, जो कि एकदम फिल्मी स्टाइल में लग रहा था। जिया उसे कहती है कि अब मैं ठीक हूँ, अब तो मुझे छोड़ सकते हो। खाली सीट देखकर योंग वहाँ पर बैठ जाता है और जिया बेचारी खड़ी ही रह जाती है कि तभी एक बंदा आकर जिया को छेड़ने लग जाता है, जहाँ पे योंग उसे हीरो वाले स्टाइल में मारता है और उसे वहाँ से भगा देता है। जिया को ये बात थोड़ी सी अटपटी लगती है, क्योंकि वो उसकी पुलिस में कंप्लेंट करने वाली थी, लेकिन उसी टाइम पे योंग ने उसे वहाँ से भगा दिया था, जिसका साफ मतलब यही हुआ कि वो बंदा योंग का सेटअप था और उसने जिया को पटाने के लिए ये सारा प्लान बनाया था।
लेकिन वो जिया से कहता है कि वो उसे नहीं जानता। साथ ही वो उससे कहता है कि ये उनकी बस में पहली मुलाकात नहीं है और वो लोग पहले भी मिल चुके हैं। कि तभी जिया को याद आता है कि उस दिन जब यंग बहुत ज्यादा सैड था और उसने एक पेपर का एरोप्लेन बनाकर फेंका था, तो वो लोग उस दिन मिल चुके थे। फिर यहाँ पर जिया थोड़ा रिलैक्स हो जाती है क्योंकि अभी तक तो उसे यही लग रहा था कि यंग उसे फॉलो कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ सुजिन जिया की बेस्ट फ्रेंड यानी कि बोजो से मिलती है और वो उसे मीठी मीठी बातें करके जिया के बारे में और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन निकाल लेती है, जहाँ से पता चलता है कि जिया डेटिंग में इंटरेस्टिंग नहीं है। साथ ही बोजो उसे ये भी कहती है कि वो सैम को बहुत ज्यादा पसंद करती है और वो भी कॉलेज टाइम से करती है। सुजिन यंग से मिलकर उसे कुछ टिप्स देती है ताकि वो जिया को पटा सके। फिर जब जिया रेस्टोरेंट में होती है तो वहाँ पर यंग पहुँच जाता है। वो उसके साथ में लंच करने के लिए बैठ जाता है, जहाँ पर जिया को फिश में से कांटा निकालना नहीं आता, तो वो उसके लिए कांटा निकाल देता है, जिससे कि जिया थोड़ा सा ट्रिगर हो जाती है क्योंकि बचपन में उसके फादर भी उसके लिए फिश से कांटा निकाल दिया करते थे। ये बात सोचकर वो काफी ज्यादा सैड हो जाती है। यंग से कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम एक नंबर की फ्लर्टी इंसान हो और बोजो की मॉम के साथ में तुमने क्या किया है ये सब कुछ भी मुझे पता है। तुम सिर्फ गर्ल्स के इमोशंस के साथ में खेलते हो और तुम्हें प्यार व्यार से कभी कोई मतलब ही नहीं होता है। फिर वो वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ सुजिन सैम को बता देती है कि बोजो उसे बहुत ही ज्यादा पसंद करती है, तो इसलिए उसने उसके साथ में एक मीटिंग फिक्स की है जिसमें सैम बोजो को घुमाने के लिए लेकर जाएगा। लेकिन भाई हमारा सैम तो यहाँ पे सुजिन को ही पसंद करता था बहुत ज्यादा, और ये बात उसने उसे इसलिए नहीं बताई थी क्योंकि वो जानता था कि सुजिन सैम को नहीं बल्कि यंग को करती है पसंद। बेचारा सैम उसे सुजिन की बात माननी पड़ जाती है यहाँ पर। फिर सुजिन अपना नेक्स्ट टारगेट पूरा करने के लिए जाती है, यानी कि ली की होने वाली 5 सारा के घर पे। सारा मेंटली स्टेबल नहीं है लेकिन वो काफी ज्यादा अमीर है, तो इसलिए ली इससे शादी करना चाहता था। वो सारा को वॉयलेंस सिखाने के लिए जाती है ताकि वो उसके बारे में और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन निकलवा सके। वहीं दूसरी तरफ यंग काफी ज्यादा परेशान हो गया था क्योंकि उसने बहुत ज्यादा ट्राई मारा था लेकिन जिया उसे पटी नहीं रही थी, तो इसलिए यंग रात के टाइम पे जिया को 2-3 मिस कॉल मारता है लेकिन वो उसे बैक कॉल नहीं करती है। मॉर्निंग के टाइम पे सुजिन जाके फिर से एक बार बोजो से मिलती है। वो उससे ये डील करती है कि वो उसे सैम से मिलवा देगी, लेकिन उसके लिए उसे जिया के सामने यंग की बहुत सारी तारीफ करनी होगी। फिर सुजिन के कहने पर सैम वहाँ पर आ जाता है और बेचारा सैम बोजो के साथ में एक ड्राइव पर चला जाता है। बोजो जिया के साथ में सैलून में गई हुई थी जहाँ पर वो अपना एक प्यारा सा हेयर कट लेती है। साथ ही वो प्लान के अकॉर्डिंग यंग की बहुत ज्यादा तारीफ करने लग जाती है, जहाँ वो जिया से कहती है कि यंग की मॉम की डेथ के बाद वो बहुत ही ज्यादा अकेला हो गया है, साथ ही वो एक अच्छा इंसान है और उसके बारे में उससे थोड़ी गलतफहमी हो गई थी। यंग एक 1 वुमन मैन है। फिर जैसे ही जिया बस स्टॉप पे पहुँचती है तो यंग वहाँ पर पहले से ही पहुँचा हुआ होता है और वो उसके बालों को देखता है। वो उसे नोटिस करता है और उसकी काफी तारीफ भी कर रहा होता है। जिया ओल्ड एज हाउस जा रही होती है और यंग भी उसके पीछे पीछे पहुंच जाता है, जहाँ पर सारे टफ काम यंग को दे दिए जाते हैं और वो बेचारा वो सारे काम कर रहा होता है क्योंकि वो हर हाल में जिया को इम्प्रेस करके पटाना चाहता था। फिर जब शाम के टाइम वो लोग घर जा रहे होते हैं तो ओल्ड एज हाउस वाले उन्हें कुछ नूडल्स और खाने के लिए सामान भी देते हैं। जिया यहाँ पे यंग को थैंक्स बोलती है क्योंकि उसने आज उसकी बहुत सारी हेल्प की थी। साथ ही वो कहती है कि वो एक अच्छा इंसान है लेकिन वो उसे डेट नहीं कर सकती है क्योंकि जिया को यहाँ पर लग रहा था कि उसकी बेस्ट फ्रेंड बोजो यंग को बहुत ज्यादा पसंद करती है, लेकिन ऐसा तो कुछ था ही नहीं और ये बात तो जिया को पता ही नहीं थी। यंग भी उससे कहता है कि तुम्हें इतनी जल्दी डिसीजन नहीं लेना चाहिए, मैं तुम्हें टाइम देता हूँ, तुम मुझे आराम से सोचकर बता देना। फिर जब वो घर जा रहा होता है तब सुजिन उसे कॉल करती है जो कि सैम के साथ होती है। वो उसे पार्टी के लिए बुला रही होती है लेकिन यंग इतना ज्यादा थक चुका होता है कि वो बोलता है कि वो सिर्फ आराम करना चाहता है। यंग को बहुत भूख लग रही थी लेकिन उसे नूडल्स बनाने नहीं आते थे, तो वो जिया को कॉल करता है। जैसे जैसे जिया इंस्ट्रक्शन दे रही होती है वो वैसे वैसे नूडल्स बना लेता है और खा के फिर दोनों सो जाते हैं। वही पार्टी में सुजिन ने बोजो को भी बुलाया था ताकि वो सैम के साथ में रह सके। जैसे ही वो वहाँ से जा रही होती है तो एक बंदा आकर सुजिन को छेड़ने लग जाता है। सैम को बहुत गुस्सा आता है। वो जाके उसे पंच करता है जिसमें उसे भी थोड़ी चोट लग जाती है। सैम का फर्स्ट एड करने के बाद सुजी टैक्सी लेकर अपने घर चली जाती है। बोजो भी वापस से जिया के पास आ गई थी जो कि बहुत ज्यादा सैड थी और यहाँ पर जिया को फाइनली पता चल जाता है कि बोजो यंग को नहीं बल्कि सैम को बहुत पसंद करती है। वहीं दूसरी तरफ सुजिन यंग के डैड और अपनी मॉम के साथ में एक डिनर पार्टी में आई हुई होती है, जहाँ वो ये देखती है कि यंग के डैड का चक्कर तो किसी और के साथ में ही चल रहा है जो कि कोई और नहीं बल्कि जिया की मॉम है। जिया की मॉम यंग के डैड की फर्स्ट गर्लफ्रेंड थी लेकिन उस टाइम उन दोनों की शादी नहीं हो पाई थी, बट स्टिल यंग के डैड जिया की मॉम से बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं। लेकिन अब सुजिन ये भी जानते थे कि यंग के डैड और उसकी मॉम सिर्फ बिजनेस डील की वजह से ही आपस में शादी कर रहे हैं।
साथ ही वो उसके डैड से ये भी रिक्वेस्ट करती है कि वो योंग के उस घर को ना बेचे जिसमें वो अपनी मॉम के साथ में रहा करता था, क्योंकि वही उनकी अब आखिरी निशानी बची हुई है, क्योंकि योंग के मॉम के फ्यूनरल पे भी उन्होंने योंग को नहीं बुलाया था। वहीं दूसरी तरफ योंग की बातों और उसकी हरकतों से जिया बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो रही थी, जहाँ पे बोजो से समझाती है कि उसे अभी इतनी जल्दी आगे नहीं बढ़ना चाहिए। साथ में ही वो कहती है सुजिन से उसकी बात हुई है जिसने यही कहा है कि योंग जिया में इतना ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। ये सब को सुनने के बाद जिया थोड़ा बहुत सैड भी हो जाती है। नेक्स्ट डे जब योंग जिया से मिलने के लिए ओल्ड एज होम में आता है तब वो उससे अच्छे से बात नहीं कर रही होती है, जहाँ पर योंग को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये सब चल क्या रहा है और जिया उससे ऐसे क्यों बिहेव कर रही है इतना ज्यादा रूडली। सारे लोगों से मिलने के बाद फिर वो वहाँ से चला जाता है, जहाँ पर ओल्ड एज होम के कुछ लोग जिया को योंग की वो छोटी वाली तस्वीर दिखाते हैं और साथ ही उसे ये भी पता चलता है कि ओल्ड एज होम की वाइस चेयरमैन की वाइफ कोई और नहीं बल्कि योंग की मॉम है, जिनकी 2 साल पहले डेथ हो गई थी। जहाँ पर सब लोग ये डिसाइड करते हैं कि जब योंग नेक्स्ट टाइम यहाँ पर आएगा तो वो लोग उसे ये फोटो जरूर दिखाएंगे जो कि उसकी मॉम के साथ में है। जिया भी यहाँ पर बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गई थी, क्योंकि वो समझ ही नहीं पा रही थी कि योंग का रियल फेस या फिर उसका रियल साइड कौन सा है। सीरीज बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है धीरे धीरे एंड आई होप कि आपको भी पसंद आ रही होगी। सैम, सुजिंग और योंग एक बार फिर से मीटिंग कर रहे होते हैं, जहाँ पर योंग कहता है कि जिया को तो उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है तो अब वो उसके पीछे नहीं पड़ सकता, लेकिन सुजिन योंग को कहती है कि जो प्रॉमिस तुमने मुझसे किया है वो तो तुम्हें पूरा करना ही होगा, यानी कि तुम्हें हर हाल में जिया को पटाना होगा और उसे अपनी साइड में लाना होगा। साथ ही वो ये भी कहती है कि उसने उसका वो फ्लैट कैंसिल करवा दिया है जो कि उसे स्कॉलरशिप की साइड से मिला था। योंग यहाँ पर कहता है कि हमें इतना ज्यादा क्रूर होने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन सुजिन उसे कहती है कि तुम्हें कुछ ज्यादा ही जिया की फिक्र होने लग गई है। फिर योंग उसे कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जैसा तुम बोलोगी मैं वैसा ही करूँगा। वहीं दूसरी तरफ जिया अपना सारा सामान पैक कर रही होती है अपने न्यू फ्लैट में शिफ्ट होने के लिए, लेकिन उस बेचारी को तो पता ही नहीं था कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है। सुजिन की मॉम भी योंग की डैड को कॉल करती है ताकि वो लोग साथ में डिनर कर सके, लेकिन उसके डैड बोलते हैं कि उन्हें अभी बहुत काम है इसलिए वो उससे अभी नहीं मिल पाएंगे। वहीं सुजिन की मॉम देखती है कि योंग के डैड वॉक करते हुए कहीं जा रहे हैं, वो भी उनका पीछा करने लग जाती है, जहाँ पर योंग की डैड जाकर सीधे जिया की मॉम से मिलते हैं, यानी कि अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से मिलते हैं। सुजिन की मॉम उन्हें साथ में देखती है लेकिन वो फिर कुछ नहीं बोलती और वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ योंग सुजिन को उसके घर छोड़ने जा रहा होता है, जहाँ रास्ते में उनकी थोड़ी सी बहस हो जाती है और सुजिन गाड़ी से निकलकर बाहर जाने लग जाती है। योंग उसे रोकता है और उससे पूछता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। सुजिन को एक्चुअली बहुत ज्यादा जेलसी हो रही होती है, क्योंकि योंग जिया की कुछ ज्यादा ही केयर करने लग गया था और वो छोटी छोटी बातों में उसको सपोर्ट भी करने लग गया था। साथ ही वो कहती है कि मेरी मॉम सिर्फ पैसों के लिए ही तुम्हारी डैड से शादी कर रही है और इसलिए मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। फिर योंग उसे समझाता है कि चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि जिया अपना सारा सामान लेकर अपने न्यू फ्लैट में शिफ्ट होने वाली थी और वहीं दूसरी तरफ योंग अपने फ्लैट में बैठकर ये सोच रहा था कि उसे जिया की हेल्प करने के लिए जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए, जहाँ पर तभी से सैम का मैसेज आता है और वो उसे पूछ रहा होता है कि आज स्नो होने वाला है और सुजिन को डम्पलिंग खानी है तो तुम क्या हमारे साथ आ रहे हो। लेकिन भाई हमारा हीरो तो हमारी हीरोइन यानी कि जिया की हेल्प करने के लिए पहुंच जाता है, क्योंकि उसका सामान बहुत भारी था और वो उसकी हेल्प करवा रहा होता है। जैसे ही वो लोग न्यू फ्लैट में जाते हैं तो जिया को ये पता चलता है कि उसका फ्लैट तो ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है, लेकिन योंग को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था क्योंकि वो तो सब कुछ जानता था कि ये सब कुछ सुजिन ने ही किया है। जिया के पास अभी कहीं और जाने का ऑप्शन नहीं था, तो इसलिए योंग उसे फिर अपने फ्लैट में चलने के लिए कहता है, जहाँ पहले तो जिया मना कर रही होती है लेकिन बाद में वो कोई ऑप्शन ना होने की वजह से मान जाती है। जैसे ही वो लोग घर पहुंचते हैं तो पुलिस पहले से ही वहाँ पर योंग का वेट कर रही होती है, क्योंकि योंग के ऊपर गाड़ी चोरी करने का इल्जाम लगा हुआ था। योंग जिया को रूम पर जाने के लिए बोलकर फिर पुलिस वालों के साथ में चला जाता है। जिया जैसे ही रूम में जाती है वो सब कुछ चेक कर रही होती है और वहाँ पे उसे मिरर पर योंग की बनाई हुई उसकी ड्राइंग दिखाई पड़ती है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में योंग को ये पता चलता है कि गाड़ी चोरी होने का इल्जाम उस पर उसके डैड ने ही लगाया है, जहाँ पर वो उन्हें समझा रहा होता है कि ये उसकी मॉम की गाड़ी है और उसने चोरी नहीं की है। जिया वहाँ पर आ जाती है और वो पुलिस इंस्पेक्टर से बात करके उन्हें समझा रही होती है कि ये गाड़ी योंग की मॉम की है, जिनकी 2 साल पहले डेथ हो गई थी, जिसका साफ यही मतलब है कि ये गाड़ी अब लीगली योंग की ही हो गई है। फिर ऑफिसर भी उसकी बात को मान लेते हैं और वो योंग को कहते हैं कि तुम जाकर अपने डैड से बात करो, हो सकता है कि उन्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो। साथ ही उनका ये भी कहना था कि इस गाड़ी का कोई भी एक्सीडेंट रिकॉर्ड नहीं है। योंग सोचता है कि उसकी मॉम की डेथ भी उसी एक्सीडेंट की वजह से हुई है, तो फिर गाड़ी का कोई भी एक्सीडेंट रिकॉर्ड क्यों नहीं है।
वेल तो पुलिस स्टेशन के बाहर आने के बाद वो लोग आइसक्रीम खाने के लिए चाहते हैं, जहाँ पर योंग जिया से कहता है कि मेरी फैमिली बहुत ज्यादा मेस्ड अप है और तुमने ऐसी फैमिली पहली बार देखी होगी। जहाँ पर जिया भी कहती है कि मेरी फैमिली भी बहुत ज्यादा अजीब है, क्योंकि मेरे डैड को किसी और से प्यार था और उसके चक्कर में उन्होंने अपना प्रोफेशन भी छोड़ दिया, और मेरी मॉम वो भी किसी और से प्यार करती थी, लेकिन अभी तक उन्होंने शादी नहीं की है, और मेरी मॉम डैड का डाइवोर्स हो चुका है और हम लोग साथ में अब नहीं रहते हैं। जिसके बाद जिया योंग को बोलती है कि उसने उसके घर पे उसकी पेंटिंग देख ली है, जो कि उसे काफी पसंद भी आई है। साथ ही वो कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझे पसंद करने लग गए हो और मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ। जहाँ पर फाइनली हमारे हीरो हीरोइन की पहली किस हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ सुजिन सैम और योंग का वेट कर रही होती है। योंग तो वहाँ पर नहीं आता है, लेकिन सैम वहाँ पर आ जाता है और सुजिन को ये बहुत ही अजीब लग रहा होता है कि पहली बार योंग उनके साथ में नहीं था। वहीं दूसरी तरफ योंग जिया को अपने सामने वाला फ्लैट का रूम दिलवा देता है। जैसे ही जिया उस केयर टेकर से वहाँ के ऑनर के बारे में पूछती है तो योंग उसे सच बताने से रोक देता है, क्योंकि योंग ही उस पूरी बिल्डिंग का ओनर था। जहाँ पर वो ये झूठ बोलते हुए कहता है कि एक केयर टेकर ही उस बिल्डिंग का ओनर है, जो कि रीजनेबल प्राइस में स्टूडेंट्स को रूम दिया करता है। जिया कॉलेज में थी और सुजिन भी वहीं पर थी, और इसलिए वो योंग को कॉल करके उसे पिकअप करने के लिए बुलाती है। वहीं दूसरी तरफ जिया बोसो के साथ में होती है और वो उसके साथ में अपनी सारी फीलिंग्स को शेयर कर रही होती है। वो उसे बताती है कि योंग ने उसे किस भी किया था, लेकिन तभी वहाँ पर सुजिन आ जाती है और वो बोसो को कहती है कि शाम को उसके यहाँ पर पार्टी है और इसमें सैम भी आ रहा है। बोसो तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। जहाँ पर तभी योंग भी आ जाता है सुजिन को पिक करने के लिए, और वो जिया को देखता है, लेकिन सुजिन के सामने वो उससे अच्छे से बात नहीं कर रहा होता है, तो जिया को ये बात थोड़ी सी अजीब लगती है। योंग फिर वहाँ से सुजिन और बोजो को पार्टी के लिए लेकर जा रहा होता है। बोजो से कहती है कि जिया कभी अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाती है, लेकिन वो बहुत ज्यादा थैंकफुल थी जब तुमने उसकी शिफ्टिंग में हेल्प की थी। ये सारी बातें सुजिन भी पीछे बैठी हुई सुन रही होती है। फिर पार्टी में सुजिन बोजो से बात कर रही होती, जहाँ पर बोजो से बताती है कि योंग का बिहेवियर जिया के लिए बहुत ही अजीब है। सम टाइम वो बहुत ही ज्यादा अच्छा बिहेव करता है और सम टाइम बहुत ही अजीब हो जाता है। जहाँ पर सुजिन अपनी चाल चलती है और वो उसे कहती है कि क्यों ना हम सब लोग घूमने के लिए कहीं बाहर चलते हैं, जिससे कि जिया और योंग भी आपस में थोड़ा टाइम स्पेंड कर पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ जिया भी उस अपार्टमेंट की ओनर के बारे में रिसर्च कर रही होती है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि योंग ही वहाँ का ओनर है। ये बात उसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती कि योंग ने उसे झूठ बोला है, और जैसे ही योंग आता है वो उससे अपने साथ में खाना खाने के लिए बोल रहा होता है, लेकिन जिया उससे कहती है कि तुमने मुझे सच क्यों छुपाया कि तुम ही इस बिल्डिंग के ओनर हो। जहाँ पर योंग कहता है कि अगर मैं तुम्हें सच बता देता तो तुम यहाँ पे कभी रहने के लिए आती ही नहीं, और उस टाइम तो तुम्हारे पास कोई रहने का ऑप्शन भी नहीं था, और इसलिए मैंने बस तुमसे झूठ बोला। बोजो आती है और वो जिया को ट्रिप पे चलने के लिए कन्विंस करने लग जाती है। जहाँ पहले तो जिया नहीं मान रही होती है, लेकिन बाद में जैसे तैसे करके बोजो उसे मना ही लेती है। वहीं दूसरी तरफ एक बार फिर से उन तीनों दोस्तों की मीटिंग होती है, जहाँ पर सुजिन योंग से पूछती है कि जिया कहाँ पर शिफ्ट हुई है, लेकिन योंग कहता है कि वो नहीं जानता। तो सुजिन कहती है कि मैंने तो सुना है कि तुम ही ने उसकी शिफ्टिंग करवाई है। योंग कहता है कि मैंने बस उसकी हेल्प की थी, बाकी मुझे नहीं पता कि वो कहाँ रहती है। सुजिन योंग को ट्रिप पर चलने के लिए कहती है, वो मान जाता है। साथ ही वो कहती है कि हम जिया को भी लेकर जा रहे हैं, तो योंग कहता है कि हम तीनों साथ में चलते हैं, जिया को इन सब में इन्वॉल्व करने की क्या जरूरत है। सुजिन को ऐसा लग रहा था कि योंग जिया को बचाना चाहता है, इसलिए वो उसे हमारे साथ जाने से मना कर रहा है। सुजिन की इन सारी बातों को सुनकर आखिरकार योंग को उसकी बात माननी पड़ जाती है और वो लोग जिया को साथ में लेकर जाते हैं। नेक्स्ट डे जब वो लोग जा रहे होते हैं तब बोजो की मॉम की तबीयत खराब हो जाती है, तो इसलिए वो वहीं पर रुक जाती है, जहां वो योंग को कॉल करके बता देती है कि वो अब नहीं आ पाएगी, वो नेक्स्ट डे आएगी, लेकिन जिया को वो जाकर पिकअप कर ले क्योंकि उसके पैर में चोट लगी है। फिर लोकेशन पे पहुंचने के बाद जिया और योंग बहुत ही प्यार से घर की डेकोरेशन कर रहे होते हैं और सारा सामान अच्छे से शिफ्ट कर रहे होते हैं। सैम और सुजिन को आने में थोड़ा लेट हो जाता है, और जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो सुजिन योंग और जिया को साथ में देखकर काफी जलन महसूस करने लग जाती है। जब शाम को वो लोग डिनर कर रहे होते हैं तो सुजिन बार बार ये दिखाने की कोशिश कर रही होती है कि वो योंग के कितना ज्यादा करीब है। जहाँ पर जिया उनसे ये पूछती है कि तुम लोग कब से दोस्त हो, तो वो बताती है कि वो लोग बचपन से दोस्त हैं और अपनी कुछ प्राइवेट बातें भी वो उसके साथ में शेयर करने लग जाती है। सैम और योंग को ये बात बहुत ही अजीब लग रही होती है, लेकिन वो लोग समझ गए थे कि वो जानबूझकर जिया को जेलस करने की और उसे परेशान करने की कोशिश कर रही है। साथ ही वो कहती है कि जब हम तीनों छोटे थे तो उस टाइम पे योंग को आर्ट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन जिया यहाँ पर उसे टोकते हुए कहती है कि योंग की आर्ट तो बहुत ज्यादा अच्छी है और वो काफी अच्छे से आर्ट बना लेता है। वो सबको बताने वाली होती है कि योंग ने उसकी भी खूबसूरत सी पेंटिंग बनाई है, लेकिन तभी योंग उसे रोकते हुए कहता है कि मुझे आर्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जिया को योंग का बिहेवियर बहुत ही ज्यादा अजीब लगता है और वो सोने का बहाना बनाकर वहाँ से चली जाती है।
फिर वो स्विमिंग पूल में जाती है जहाँ पर अचानक से योंग भी आ जाता है। वो जिया को अपने रूड बिहेवियर के लिए सॉरी कहता है और साथ ही कहता है कि वो सुजिन को कभी भी दुखी नहीं देख सकता क्योंकि वो उसकी बहुत ही ज्यादा अच्छी दोस्त है और इसलिए उसने ऐसा बोल दिया था उस टाइम पे। फिर उनके बीच में एक प्यारा सा मोमेंट क्रिएट होता है, जिसके बाद जैसे योंग वहाँ से जाता है तो सुजिन वहाँ पर आ जाती है और वो जाकर जिया को कहती है कि वो और योंग एक दूसरे को काफी ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन उनके मॉम और डैड आपस में शादी कर रहे हैं जिसको वो चाहकर भी नहीं रोक सकते हैं। साथ ही वो ये भी कहती है कि योंग सिर्फ मुझे भूलने के लिए ही तुम्हारे साथ में है और इसलिए वो तुम में इतना ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा है ताकि वो मुझे भूल सके। बेचारी हमारी हीरोइन का तो यहाँ पर दिल ही टूट जाता है पूरी तरह से। फिर सुजिन आकर योंग को भी कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि जिया को तुमसे प्यार हो गया है, लेकिन हमारी तो ये डील थी कि तुम जल्द से जल्द उसे छोड़ दोगे जैसे ही वो तुम्हारे प्यार के जाल में फंस जाएगी। योंग उसकी बात सुनता है और उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है और ओल्ड एज होम का दिखाया जाता है जहाँ पर सुजिन की मॉम बहुत सारे सामान लेकर उस ओल्ड एज होम में आई हुई थी और वो बाकी सारे लोगों को बहुत प्यार से ट्रीट कर रही होती है। वहीं फ्लैशबैक में हम ये भी देख पाते हैं कि सुजिन की मॉम और योंग की मॉम का कार एक्सीडेंट हो गया था। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही मॉर्निंग में योंग को पता चलता है कि जिया वहाँ से ऑलरेडी निकल चुकी है तो वो फटाफट से जाकर पहले उसे सर्च करता है क्योंकि जिया के पैर में चोट लगी थी और इसलिए वो अकेले कहीं जा नहीं सकती थी। जिया के मिलने के बाद योंग उसे अपने घर पर लेकर जाता है और दोनों साथ में खाना बनाकर खा रहे होते हैं। जिया यहाँ पर काफी ज्यादा खुश लग रही थी। वहीं दूसरी तरफ जब ट्रिप से वापस सैम और सुजिन आ रहे होते हैं तो सैम को कोई उठाकर वहाँ से ले जाता है। सुजिन बहुत ज्यादा डर जाती है। वो फटाफट से योंग को कॉल करती है और योंग भी जिया को और वहाँ की सारी सिचुएशन को छोड़कर भाग जाता है सुजिन के पास में, जहाँ जाकर उसे ये पता चलता है कि सैम को कोई और नहीं बल्कि उसकी फैमिली वाले ही लेकर गए हैं क्योंकि उनके यहाँ पर कोई फंक्शन था। वहीं जब बोसो अपनी दोस्त यानी कि जिया से मिलने के लिए जाती है तो वो देखती है कि जिया का अपार्टमेंट तो बिल्कुल योंग के अपार्टमेंट के सामने ही है, तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। साथ ही बातों बातों में उसे ये भी पता चल जाता है कि सुजिन, योंग और सैम उसके बारे में आपस में बातें किया करते हैं और डिस्कस भी करते हैं। वहीं दूसरी तरफ योंग जिया को मिलने के लिए कॉफी शॉप में जाता है जहाँ पर वो पार्ट टाइम जॉब किया करती थी, लेकिन वहाँ पर तभी वो देखता है कि ली आया हुआ है जो कि जिया को उसके साथ में काम करने के लिए ऑफर कर रहा होता है क्योंकि वो एक बहुत ही बड़ा वकील था। साथ ही वो कहता है कि वो आज ही उसके साथ में जाकर इंटरव्यू दे सकती है, तो जिया भी उसके साथ में चली जाती है और योंग तो बेचारा यहाँ पर देखता ही रह जाता है। जिया योंग से इसलिए नाराज थी क्योंकि जब भी उसके दोस्त की कॉल आती है तो वो उसे और जो भी सिचुएशन वहाँ पर चल रही होती है उनके बीच में सब कुछ छोड़कर वहाँ से भाग जाया करता है। ली के साथ में जाने पर जिया को ये पता चलता है कि ली उसे यहाँ पर झूठ बोलकर डेट पर लेकर आया है, तो वो गुस्सा करके वहाँ से निकल जाती है। रास्ते में जब वो जा रही होती है तो देखती है कि कुछ बच्चों की बॉल जो है वो पेड़ पर फंस चुकी है, तो वो उनकी हेल्प करने के लिए पेड़ पर चढ़ के वो बॉल उतार रही होती है, लेकिन तभी योंग वहाँ पर आ जाता है और जैसे ही वो जंप करती है तो वो योंग उसे वहाँ पकड़ लेता है और वो उसकी बाहों में सीधा जाकर गिर जाती है। घर आने के बाद वो दोनों साथ में डिनर कर रहे होते हैं तो वहाँ पर जिया को योंग की पेंटिंग बुक मिलती है। जैसे वो उसे खोलकर देखती है तो उसमें बहुत सारी पेंटिंग होती है जिसमें योंग की मॉम के साथ में सुजिन का भी स्केच था, जहाँ पर वो सोच रही होती है कि शायद सुजिन जो कह रही थी वो सब कुछ सच ही था। वो दुखी होकर वहाँ से चली जाती है। फिर योंग उसे मनाने के लिए जाता है तो वो बोलती है कि शायद अब हमें यहाँ पे स्टॉप कर लेना चाहिए क्योंकि मैं तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनना चाहती थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि सुजिन की जगह शायद तुम्हारे दिल में कोई ले ही नहीं सकता। तुम्हें अगर सुजिन पहले से ही पसंद थी तो तुम्हें मुझे पहले बता देना चाहिए था। बेचारा योंग भी बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। वो वहाँ से जाकर सीधा ड्रिंक करने लग जाता है और जैसे ये बात सुजिन और सैम को पता चलती है वो लोग उससे मिलने के लिए आते हैं और उसे वहाँ से लेकर जाते हैं, जहाँ पर सुजिन उसे बताती है कि उसने जिया को बता दिया था कि योंग और सुजिन एक दूसरे को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। वहीं दूसरी तरफ जिया को योंग की वो डीएनए रिपोर्ट मिल गई थी जिससे वो समझ जाती है कि इसलिए योंग इतना ज्यादा अजीब बिहेव करता है क्योंकि उसके फादर उसके रियल फादर नहीं है और इसलिए वो बहुत ज्यादा अकेला भी फील करता है। वहीं दूसरी तरफ ज्यादा ड्रिंक कर लेने की वजह से योंग की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी और वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गया था। सैम उसे मिलने के लिए आता है जहाँ योंग उसे बताता है कि उसका और जिया का ब्रेकअप हो चुका है। फिर सैम जाकर सीधा सुजिन से मिलता है जहाँ पे वो उसके लिए बहुत सारी पेस्ट्री और केक लेकर आया था। वो उसे कहता है कि वो अपना नया रेस्टोरेंट खोलने जा रहा है। साथ ही वो सुजिन को ये भी बता देता है कि जिया और योंग का ब्रेकअप हो चुका है। ये सुनने के बाद सुजिन थोड़ा खुश हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ योंग जाकर सुजिन की मॉम से मिलता है और वो उनसे अपनी मॉम के एक्सीडेंट के बारे में पूछता है क्योंकि सुजिन की मॉम ही योंग की मॉम की डॉक्टर हुआ करती थी। जहां वो उनसे कहता है कि जिस दिन मेरी मॉम का एक्सीडेंट हुआ था तो उस दिन वहां पर उस रोड में सिर्फ एक हाई स्कूल के बच्चे के एक्सीडेंट की रिपोर्ट दर्ज हुई थी और मेरे मॉम की नहीं हुई थी। ये बात उसे पुलिस इंस्पेक्टर से पता चली है।
जहाँ वो यंग को बताती है कि वो हिट एंड रन वाला केस उसकी मॉम की वजह से ही हुआ था और वो लोग नहीं चाहते थे कि ये केस सामने आए और इसलिए वो उसे छुपाना चाहते थे ताकि उसकी मॉम के ऊपर एक्सीडेंट का कोई इल्जाम ना आए। ये सब कुछ सुनने के बाद यंग बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है, वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी सुजिन आ जाती है और सुजिन की मॉम उन दोनों को ये न्यूज देती है कि सुजिन की मॉम और यंग के डैड वो लोग नेक्स्ट मंथ ही शादी करने वाले हैं। यंग वहाँ से आकर अपने रूम में बहुत ज्यादा दुखी और रोने लग जाता है क्योंकि उसने सोचा ही नहीं था कि उसकी मॉम के ऊपर हिट एंड रन का कोई केस भी हो सकता है। जहाँ पर तभी जिया आ जाती है और वो उसे बताती है कि वो रूम छोड़कर जा रही है और ये बात तो ओनर को पता ही होनी चाहिए। यंग उसे कहता है कि तुम्हारा जाना जरूरी है क्या? तो जिया कहती है कि सिचुएशन बहुत ही ऑकवर्ड होती जा रही है और फिलहाल उसका जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। जहाँ पर फाइनली हमारा हीरो हमारी हीरोइन के साथ में ये कन्फेस करता है कि वो उससे सच में प्यार करता है। साथ ही वो कहता है कि वो सुजिन को सिर्फ अपना एक अच्छा दोस्त मानता है, लेकिन उसने कभी ये बात उसके सामने क्लैरिफाई नहीं की है, जिस वजह से सुजिन को लगता है कि वो उससे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला प्यार करता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये लोग बचपन के बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, इसलिए वो सुजिन का कभी दिल नहीं दुखाना चाहता है। यंग जिया से इन सब चीजों के लिए सॉरी बोलता है। साथ ही वो कहता है कि जब तक मैं डिस्चार्ज नहीं हो जाता हूँ तब तक प्लीज तुम मेरे पास में रुक जाओ। जिया भी उसकी बातों को समझते हुए कहती है कि हाँ, मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हें कितना ज्यादा अकेला फील हो रहा होगा, क्योंकि मैं भी एक बार हॉस्पिटल में एडमिट हो चुकी हूँ जब 2 साल पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया था। साथ ही जिया यंग को एक और मौका देती है और उसके साथ में भी ब्रेकअप नहीं करती है। यंग भी उसे अपनी मॉम का एक पेंडेंट देता है जिसके 2 पार्ट थे, एक वो अपने पास में रखता है और दूसरा वो जिया को पकड़ा देता है। नेक्स्ट डे जब यंग डिस्चार्ज होता है तो वो अपना बिल पे करने के लिए जा रहा होता है, लेकिन उसके डैड ने तो उसका कार्ड ही ब्लॉक करवा दिया था, जहाँ पर जिया फिर उसकी हेल्प करती है। वहीं दूसरी तरफ हम सुजिन को देखते हैं जो कि सारा के साथ में होती है और वहाँ पर वो यंग के फादर को देखती है। यंग के फादर अपना एक ट्रीटमेंट करवाने के लिए आए हुए थे क्योंकि उन्हें एक बीमारी थी जिसमें वो धीरे धीरे ब्लाइंड होते जा रहे थे। बीमारी का कोई इलाज नहीं है और वो बहुत जल्दी पूरी तरह से अंधे हो जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ जिया बहुत ही अच्छे से यंग की केयर टेकिंग कर रही होती है, उसका बहुत अच्छे से ध्यान रख रही होती है। फिर नेक्स्ट सीन में सारे दोस्त एक बार फिर से मिलते हैं क्योंकि सैम ने अपना न्यू रेस्टोरेंट खोला हुआ था, जहाँ पर यंग बोजो को ये कहता है कि वो सैम और सूजी को ना बताए कि वो जिया के साथ में अभी डेट कर रहा है और बोजो भी उसकी बात फिर मान जाती है। फिर जिया यंग को उठाकर उसे फ्रेश करवा के एक कॉफी शॉप में लेकर जाती है क्योंकि वहाँ पे उसे पेंटिंग जो करवानी थी, जिससे कि यंग थोड़े से पैसे भी कमा लेगा और उसे पेंटिंग करने का शौक है तो वो भी उसका पूरा हो जाएगा। जिसके बाद जिया बोजो के साथ में अपनी मॉम को मिलने के लिए जाती है, लेकिन सूजी उन दोनों को साथ में देख लेती है। वहीं दूसरी तरफ सूजी जब यंग के साथ में अपनी मॉम के हॉस्पिटल में पहुंचती है तो वो देखती है कि वहाँ बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं क्योंकि उन्हें यंग के डैड और सूजिन की मॉम की कंपनी को आपस में मर्ज होना बिल्कुल पसंद नहीं था। सूजिन वहाँ पे बहुत ज्यादा इम्पेशेंट हो जाती है, वो अपनी मॉम के पास जा रही होती है, लेकिन यंग तभी उसे पकड़ लेता है और उसे रोक लेता है। सूजिन उससे कहती है कि ये सब कुछ तुम्हारे डैड की वजह से ही हो रहा है, वो सिर्फ पैसों के लिए ही मेरी मॉम से शादी कर रहे हैं और उसके बाद उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम होने वाली है। बेटर यही होगा कि हमें फटाफट से शादी कर लेनी चाहिए और कल ही जाकर हमें अपनी शादी की रजिस्ट्री भी दे देनी चाहिए। लेकिन फिर यंग उसे समझाते हुए कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हें बहुत अच्छा दोस्त मानता हूँ, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता क्योंकि मैं तुमसे प्यार नहीं करता और प्लीज हमारी दोस्ती को यूज करना बंद कर दो अब। ये कह के वो वहाँ से जाने लग जाता है गुस्से में, लेकिन तभी सूजिन उसे रोकते हुए कहती है कि तुम जानते भी हो कि तुम्हारे डैड का अफेयर किसके साथ में चल रहा है, कि उनकी एक गर्लफ्रेंड भी है और वो मेरी मॉम से सिर्फ पैसों के लिए शादी कर रहे हैं। यंग उसके पास आकर अपने फादर की गर्लफ्रेंड के बारे में पूछता है। सूजी यंग को बताने वाली थी कि उसके फादर की गर्लफ्रेंड कौन है, लेकिन वो उसे नहीं बताती है और वो उसे ये कहती है कि अब तुम्हें हमारी दोस्ती को यूज नहीं करना चाहिए और वहाँ से चली जाती है। यंग के डैड को सूजिन की मॉम के हॉस्पिटल में हुए उस हमले के बारे में पता चल गया था, तो वो उसे कॉल करके ये कहते हैं कि ये बात बाहर लीक नहीं होनी चाहिए, नहीं तो हमारी कंपनी को बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। सूजिन की मॉम को पहले बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि क्रिटिकल सिचुएशन में भी उसके डैड को सिर्फ और सिर्फ कंपनी की ही चिंता है। यंग जब घर जाता है तो वहाँ पर उसको जिया मिलती है जो कि उसे टेरेस पे स्टार्स दिखाने के लिए लेकर जाती है। साथ ही वो उससे कहती है कि तुम मेरे साथ में अपनी कोई भी प्रॉब्लम को आराम से शेयर कर सकती हो। वहीं सूजिन की मॉम को उसके मैनेजर से पता चल जाता है कि यंग उसके फादर का बायोलॉजिकल सन नहीं है, जहां पर इस बात को वो सबसे छुपाने के लिए कहती हैं जब तक उनकी शादी नहीं हो जाती और उसे उसकी कंपनी के लीगल शेयर्स नहीं मिल जाते। सूजिन और सैम एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहां पर वो यंग के फादर को जिया की मॉम के साथ में देखते हैं। सूजिन सैम को बता देती है कि ये यंग के फादर की एक्स गर्लफ्रेंड है।
वहीं दूसरी तरफ हमारा हीरो हमारी हीरोइन यानी कि जिया की एक फोटो बना रहा होता है, लेकिन वो उसकी स्माइल उसे याद नहीं होती है, तो इसलिए वो उसके रूम में जाके नॉक करके उसे स्माइल करने के लिए कहता है। वही पेंटिंग को वो नेक्स्ट डे उस कॉफी शॉप में बैठकर बना रहा होता है, जहाँ पर जिया की मॉम आ जाती है और वो उस पेंटिंग को देख के बोलती है कि ये तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। जहाँ पर यंग उन्हें बताता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड की फोटो है और उसकी मॉम बोलती है फिर तो तुम दोनों के बीच में बहुत ज्यादा प्यार होगा, क्योंकि ये पेंटिंग बहुत ही ज्यादा खूबसूरत जो है। वहीं दूसरी तरफ जब जिया अपना रूम सेट कर रही होती है तो योंग के डीएनए की रिपोर्ट गलती से उसके हाथ से गिर जाती है और वो ब्लैंकेट से कवर भी हो जाती है। योंग अपने डैड से मिलने के लिए जाता है, क्योंकि ये रूमर्स फैल गए थे कि योंग ड्रग्स लेने की वजह से ही हॉस्पिटलाइज हुआ था। उसके डैड उसे बहुत ज्यादा डांट रहे होते हैं। साथ ही वो कहते हैं कि अगर सूजन की मॉम को ये पता चल गया कि तुम मेरे रियल सन नहीं हो तो वो मुझसे शादी तोड़ देगी, जिससे कि मेरी कंपनी प्रॉब्लम में आ जाएगी। योंग को यहाँ पर बहुत गुस्सा आ रहा होता है और वो कहता है कि मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि मेरी मॉम की मौत का जिम्मेदार कौन है और मेरा रियल फादर कौन है। साथ ही वो उनको और भी कुछ ऊटपटांग बोल रहा होता है। उसके फादर को गुस्सा आता है और वो उसके मुंह पे सीधा पेपर फेंक कर मारते हैं, जिससे कि योंग के फेस पर एक छोटा सा कट भी लग जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर सूजन की मॉम भी आ जाती है, जो कि योंग के डैड को ये सजेस्ट कर रही होती है कि हमें पूरी पब्लिक के सामने योंग का एक बार ब्लड टेस्ट कर लेना चाहिए, ताकि जो भी रूमर फैले हैं वो सारे के सारे झूठे साबित हो जाएं। लेकिन उसके डैड तो इस बात के लिए मान ही नहीं रहे होते हैं। फिर जब योंग बाहर आता है तो वहाँ पर उसे जिया मिलती है, जो कि उसे हग कर लेती है। योंग उससे कहता भी है कि वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जिया उसे कहती है कि मैं बस तुम्हें थोड़ी देर हग करके रहना चाहती हूँ। साथ ही वो कहती है कि तुम मेरे साथ में अपनी सारी फीलिंग शेयर कर सकते हो। जिया यहाँ पर चाहती थी कि योंग उसको अपनी डीएनए रिपोर्ट के बारे में सब कुछ बता दे, लेकिन फिर भी वो उसे नहीं बता रहा था। फिर वो दोनों साथ में कुछ अच्छा टाइम भी स्पेंड कर रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ सूजन जिया की मॉम से मिलने के लिए जाती है, जहाँ पर वो उन्हें इनडायरेक्टली योंग के डैड और अपनी मॉम की एंगेजमेंट वाला न्यूज आर्टिकल उन्हें दिखा देती है, जिसे देखकर जिया की मॉम बहुत ज्यादा अपसेट भी हो जाती है। फिर योंग जाकर सूजन से मिलता है और उनके बीच की सारी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर भी हो जाती है, क्योंकि वो लोग तो बहुत ही अच्छे दोस्त जो हुआ करते थे। वहीं दूसरी तरफ योंग और जिया वहाँ पर उस प्लेस पर जाते हैं जहाँ पर जिया को अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करना था। वो वहाँ पर जाकर अपना काम कर रही होती है कि तभी योंग के पास एक कॉल आती है, जिससे कि वो बहुत ज्यादा सैड हो जाता है। फिर जिया उसके पास आती है और उसे पूछती है कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। योंग उसे कुछ भी शेयर नहीं कर रहा होता है, तो जिया उससे फिर से कहती है कि तुम मेरे साथ में अपनी सारी फीलिंग्स और अपनी सारी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हो, क्योंकि आखिरकार मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। साथ ही मैं तुम्हारे सारे सीक्रेट्स को स्टोर रख सकती हूँ। लेकिन योंग यहाँ पर कहता है कि तुम मेरी सीक्रेट स्टोर करने वाली मत बनो, सिर्फ एक सॉरी का कार्ड दे दो ताकि मैं उसका फ्यूचर में यूज कर सकूं। क्योंकि योंग जानता था कि एक न एक दिन जिया को पता चल ही जाएगा कि योंग और सूजिन ने जिया को पटाने के लिए एक बेट लगाई थी। फिर शाम के टाइम पे योंग बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेता है, जिससे कि उसे बिल्कुल भी होश नहीं होता है और इसलिए उन्हें पूरी रात वहीं पे स्पेंड करनी होती है, जिसमें वो एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब आ जाते हैं और फाइनली हमारे हीरो हीरोइन यहाँ पर साथ में टाइम स्पेंड कर पाते हैं अच्छे से। वहीं दूसरी तरफ सैम बोजो को अपने रेस्टोरेंट में बुलाता है, जहाँ पर सूजी भी पहले से थी और बातों ही बातों में सैम को ये पता चल जाता है कि जिया और योंग एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। लेकिन ये बात वो दोनों ही सूजन से छुपा रहे होते, लेकिन सूजन यहाँ पर समझ जाती है कि जिया और योंग दोनों साथ में हैं। वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। फिर वो जाकर अपनी फेवरेट प्लेस पे बैठ जाती है, जो कि अपना म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजा रही होती है। सैम को वो बहुत ज्यादा दुखी लग रही होती है, तो इसलिए वो जाकर सीधा ही उसे किस कर लेता है। सूजन भी गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है और सैम भी बहुत ज्यादा दुखी हो गया था, तो इसलिए वो बहुत सारी ड्रिंक कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ योंग जब सोकर उठता है तो वो देखता है कि जिया उसके साथ में सो रही है, लेकिन उसके बाल बहुत ज्यादा खराब थे, तो वो फटाफट जाकर अपने आप को ड्रेसअप करने लग जाता है और वो जिया के पास आता है। तो जिया उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आती है, जिसके बाद वो लोग वहाँ से रेडी होकर निकल जाते हैं और रास्ते में अचानक से एक गाड़ी जिया को बस टक्कर मारने वाली होती है, लेकिन योंग उसे बचा लेता है। जहाँ पर योंग को ये भी पता चलता है कि 2 साल पहले जिया का एक ऐसे ही कार एक्सीडेंट हुआ था और वो हिट एंड रन केस था, जहाँ पर योंग को ये डाउट होता है कि हो सकता है कि ये हिट एंड रन केस उसकी मॉम वाला ही हो, लेकिन वो वहाँ पर कुछ बोलता नहीं है और वो वहाँ से फिर चले जाते हैं। घर जाने के बाद जब योंग जिया का असाइनमेंट ढूंढ रहा होता है तो वहाँ पर उसे वही अपनी डीएनए वाली रिपोर्ट मिल जाती है, जिसे लेकर वो बाहर आता है और उसे देखकर जिया उसे सॉरी बोलने लग जाती है कि उसने उसकी रिपोर्ट पढ़ ली थी, लेकिन वो चाहती थी कि योंग इस बारे में उससे पहले खुद बताए और यही कारण है कि उसने योंग को नहीं बताया कि वो उसके और उसके डैड के बारे में सब कुछ जानती है। योंग को ये सब कुछ बहुत ही अजीब लगता है। वो वहाँ से दुखी होकर चला जाता है। जिया उसकी डोर पर जाती है, उसे सॉरी बोल रही होती है, लेकिन योंग उसे कहता है कि वो फिलहाल अकेला रहना चाहता है।
वहीं दूसरी तरफ सुजिन जाकर सैम से मिलती है और उसे कहती है कि कल रात जो तुमने किया उसे दोबारा मत करना, क्योंकि हम बहुत ही अच्छे दोस्त हैं और मैं नहीं चाहती कि हमारी दोस्ती थोड़ी सी भी खराब हो जाए, क्योंकि हम लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कभी बन नहीं सकते हैं। ये बात तो हम सभी जानते हैं दोस्तों की सुजिन हमारे हीरो यानी कि यॉन को बहुत ज्यादा पसंद करती थी, लेकिन सैम तो सुजिन को पसंद करता था और यहाँ ये लव ट्रायंगल बन रहा था और हमारा यॉन हमारी जिया को पसंद करता था। बोले तो ये लव ट्रायंगल नहीं बल्कि लव स्क्वायर बन चुका था। वहीं दूसरी तरफ जिया की मॉम वहाँ पर कॉफी शॉप के बाहर खड़े होकर योंग की बनाई हुई वो पेंटिंग देख रही होती हैं, जहाँ पर तभी योंग आ जाता है और वो उनसे कहती हैं कि तुम्हारी पेंटिंग तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, जब भी मैं थोड़ी बहुत भी अपसेट होती हूँ तो मैं यहाँ पर आ जाती हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। योंग बहुत ज़्यादा उन्हें दुखी लग रहा था, तो इसलिए वो उससे पूछती है कि मुझे लगता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ में तुम्हारा झगड़ा हो गया है। योंग उससे कहता है कि हाँ मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा बहुत गिल्टी भी फील कर रहा हूँ। जिया की मॉम कहती है कि अगर रिलेशनशिप में कोई भी बात बाहर से पता चलती है तो बहुत ज़्यादा दुख होता है सामने वाले बंदे को, तो इसलिए हमें कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए और सब कुछ बता देना चाहिए। जिया की मॉम भी बहुत ज़्यादा दुखी थी, क्योंकि आखिरकार उन्हें पता चल गया था कि योंग के फादर सुजिन की मॉम से शादी कर रहे हैं। यॉन फिर अपनी फेवरेट प्लेस पर जाता है। वो अपने मैनेजर से कांटेक्ट करके बात कर रहा होता है, जहाँ उसे ये पता चलता है कि जिस लड़की का उसकी मॉम की कार से एक्सीडेंट हुआ था वो लड़की अब बिल्कुल ठीक है और उसने बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी ले ली है। जहाँ पर तभी सैम आ जाता है। यॉन फोन रख देता है और सैम उससे कह रहा होता है कि तुम्हें सुजिन का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि वो तुम्हारी बहुत ज्यादा चिंता करती है और साथ ही मुझे ये भी पता चल गया है कि तुम जिया को डेट कर रहे हो, यानी कि अब हमारी दोस्ती से ज्यादा जिया तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। सुजिन और तुमने दोनों ने साथ में मिलकर ही जिया के ऊपर ये उसे बचाने की बेट लगाई थी, जिसका साफ मतलब यही है कि तुम्हें सारी बातें सुजिन को बतानी चाहिए। लेकिन योंग को यहाँ पर गुस्सा आ रहा होता है और वो कहता है कि हमारी बेट वैसे भी अब ऑफ हो चुकी है और मुझे हर चीज का रिपोर्ट कार्ड तुम लोग को देने की जरूरत नहीं है। साथ ही वो कहता है कि वो अब जिया के साथ में वैसे भी नहीं हो सकता, क्योंकि उनमें कुछ पर्सनल प्रॉब्लम चल रही है। जहाँ पर तभी सुजिन आ जाती है और वो कहती है कि अगर तुम जानना चाहती हो कि तुम्हारे फादर की गर्लफ्रेंड कौन है और वो किसको डेट कर रहे हैं, तो तुम्हें सबके सामने जिया की बेइज्जती करके उसे डंप करना होगा, यानी कि उसके साथ में तुम्हें ब्रेकअप करना होगा, क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ कि उस टाइम पे उस सिचुएशन में उसका क्या रिएक्शन होगा। योंग उससे कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मुझे सच बताओ या फिर ना बताओ मेरे डैड के बारे में, और वैसे भी मैं अब जिया से ब्रेकअप करने ही वाला हूँ। घर जाकर योंग जिया को शाम में मिलने के लिए बुलाता है, लेकिन हमारी पागल हीरोइन को तो यही लग रहा होता है कि शायद आज शाम को कुछ स्पेशल होने वाला है और हो सकता है कि योंग उसे प्रपोज कर ले, तो इसलिए वो बहुत ज्यादा खुश होती है और अच्छे से रेडी हो रही होती है। वहीं दूसरी तरफ योंग के फादर और जिया की मॉम मिलते हैं, जहाँ पर वो उनसे कहती है कि मैं सब कुछ जान चुकी हूँ कि आप सुजिन की मॉम से शादी कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अब हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए, क्योंकि ना आपने पहले मुझे चूज किया था और ना ही आप इस बार मुझे चूज कर रहे हैं। जहाँ पर योंग के फादर कहती हैं कि मेरी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है और मुझे अपनी कंपनी को बचाने के लिए ऐसा करना ही होगा। साथ ही वो जिया की मॉम से कह रही होती है कि मैं बस कुछ महीने तक तुम्हें देखना चाहता हूँ, क्या मैं तुमसे मिलने के लिए आ सकता हूँ, क्योंकि वो जानते थे कि जिस बीमारी से वो अभी जूझ रहे हैं उसमें वो थोड़े दिनों बाद ही ब्लाइंड हो जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ योंग ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रखी होती है। वो वहाँ पे मॉल में बैठकर जिया का वेट कर रहा होता है, जहाँ पर सुजिन भी पहुँच जाती है। जिया बोजो के साथ में आ रही होती है, जहाँ बोजो से कहती है कि तुम तो बहुत ज्यादा सुंदर लग रही हो और शायद आज योंग तुम्हें प्रपोज कर ही देगा। जैसे ही जिया योंग के पास जाती है, वो देखती है कि वहाँ पर सुजिन भी बैठी हुई है, तो ये उसे बहुत ही अजीब लगता है। योंग देखता है कि जिया तो आज बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही है, साथ ही उसने उसकी मॉम का दिया हुआ वो लॉकेट भी पहना हुआ है। लेकिन फिर वहाँ पे वो स्टार्ट हो जाता है और जिया की बहुत ज्यादा बेइज्जती करने लग जाता है। वो कहता है कि तुम हमारे बीच में कंफर्टेबल नहीं हो, क्योंकि हम दोनों बिल्कुल ही कंपैटिबल नहीं हैं और तुम हमें शामिल नहीं हो सकती हो, तुम हमारी औकात से बिल्कुल ही बाहर हो। वो उसकी बहुत ज्यादा इंसल्ट कर रहा होता है। सुजिन तो ये सब कुछ देखकर बहुत खुश हो रही होती है। सैम भी वहीं पर बैठा हुआ था और वो उन सब की बातें सुन रहा होता है। बोजो को भी सब कुछ काफी अजीब लग रहा होता है। जिया को ऐसा लग रहा था कि योन जानबूझकर इतना मीन बनने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि जिया को उसके और उसके डैड की असली सच्चाई पता चल गई है कि वो अपने डैड का रियल सन नहीं है, तो शायद इसलिए ही वो जिया के साथ में ब्रेकअप करना चाहता है। और वो उसे कहती है कि मैं तुम्हारे रियल नेचर को जानती हूँ, तो मैं से बिल्कुल भी नहीं हूँ और हमें प्राइवेट में चल के थोड़ी सी बात कर लेनी चाहिए। लेकिन योंग वहाँ पर उसे कहता है कि मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता और मैं बस ब्रेकअप चाहता हूँ। जिया को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा होता है, इसलिए वो वहाँ से उठकर फिर चली जाती है। योंग ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रखी होती है, तो इसलिए सुजिन उसे ले जाकर उनके फेवरेट प्लेस पर सुला देती है। वहीं दूसरी तरफ सैम भी बोजो को घर छोड़ने के लिए गया हुआ था, जहाँ पर बोजो से कहती है कि योंग ने आज जो कुछ भी जिया के साथ में किया वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था।
साथ ही वो कहती है कि ऐसा कोई तो तरीका होगा जिससे कि ये पता चल सके कि तुम जिसे प्यार करते हो वो सच में तुमसे प्यार करता है या फिर नहीं। जहाँ पर सैम कहता है हाँ मेरे पास एक तरीका है। फिर वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें किस करूंगा जिससे कि तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ या फिर नहीं। तो वो उसके लिप्स की जगह उसके चिक्स पे जाके किस करता है। बोसो यहाँ पर हंसते हुए कहती है कि हाँ इसका तो यही मतलब हुआ कि हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन मैं समझती थी कि मैं तुमसे सच में प्यार करती हूँ। लेकिन आज सारी कंफ्यूजन ही क्लियर हो गई है। फिर जैसे ही सैम वहाँ से जाता है तो बोसो बहुत ज्यादा रोने लग जाती क्योंकि वो समझ गई थी कि सैम बोसो को नहीं बल्कि किसी और को पसंद करता है। वहीं दूसरी तरफ जब जिया को पता चलता है कि बोसो की तबीयत खराब है तो वो उससे मिलने के लिए जाती है, जहाँ बोसो उसे बताती है कि सैम मुझे नहीं बल्कि किसी और को प्यार करता है। साथ ही वो उसे पूछती है कि तुम तो ठीक हो ना, और जिया उसे कहती है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ और इन छोटी छोटी चीजों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं दूसरी तरफ सैम, योंग और सुजन की एक बार फिर से मीटिंग होती है, जहाँ पे सुजन योंग को बता देती है कि उसके डैड की गर्लफ्रेंड कौन है, लेकिन वो उसे ये नहीं कहती है कि वो जिया की मॉम है। साथ ही वो कहती है कि वो एक आर्टिस्ट है और तुम्हारे डैड हमेशा उनके पार्ट्स खरीद लिया करते हैं ताकि वो उनकी फाइनेंशियली हेल्प कर सके। सुजन यहाँ पर योंग को भड़काते हुए कहती है कि हमें अब इनसे भी बदला लेना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी मॉम की मौत में हो सकता है कि इनका भी कोई ना कोई हाथ हो। फिर सच जानने के लिए योंग अपनी मैनेजर से मिलता है और उससे जाकर सब कुछ पूछता है, जहाँ जाकर उसे ये पता चलता है कि जिस दिन उसकी मॉम का एक्सीडेंट हुआ था वो उस दिन उसी लेडी से मिलने के लिए जा रही थी। जिया जब अपनी कॉलेज जा रही होती है, वो अपने फ्लैट से निकलती है तो उसका एक बार सामना योंग के साथ में होता है, लेकिन वो उसे इग्नोर मारकर सीधा ही निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ सुजन जाकर योंग के डैड से मिलती है, जहाँ उनसे कहती है कि मैं योंग के साथ में शादी करना चाहती हूँ, हम लोग बचपन के दोस्त हैं और हम एक दूसरे को पसंद भी करते हैं। साथ ही वो उन्हें बता देती है कि वो जानती है कि वो उसकी मॉम से सिर्फ उसके पैसों के लिए शादी कर रहे हैं और उनकी कोई और गर्लफ्रेंड भी है। वो उनसे कहती है कि मैं योंग से शादी करूँ या आप मेरी मॉम से शादी करें, इन दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर योंग के डैड उससे कहते हैं कि ठीक है, मैं योंग से इस बारे में बात कर लूंगा, फिर उसके बाद ही हम लोग कोई डिसीजन ले सकते हैं। वो जाकर सीधा सुजन की मॉम से मिलते हैं और अपनी कंपनी उनके नाम करने के लिए कहते हैं। साथ ही वो कहते हैं कि मैं किसी भरोसेमंद इंसान को ही अपनी कंपनी दे सकता हूँ, क्योंकि वैसे भी मेरी तबीयत खराब है, जिसकी वजह से मैं कुछ दिन बाद ही कंपनी बस छोड़ने ही वाला हूँ। तुम्हारे साथ रहकर मैं समझ गया हूँ कि तुम एक बहुत ही अच्छी इंसान हो। साथ ही वो सुजन की मॉम को ये भी बता देते हैं कि सुजन योंग के साथ में शादी करना चाहती है, लेकिन उसकी मॉम उसे बोलती है कि मैं अपनी बेटी को अच्छे से समझा दूंगी। वहीं दूसरी तरफ जिया अपने कॉलेज के स्टूडेंट्स दोस्तों के साथ में पार्टी करने के लिए आई हुई थी और ये पार्टी सैम के न्यू रेस्टोरेंट में ही थी, जहाँ पर जिया बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती है और योंग को याद करते हुए बहुत ज्यादा दुखी भी होने लग जाती है। सैम ये सब कुछ देख रहा होता है, वो फटाफट से योंग को कॉल करता है और योंग वहाँ पर आकर जिया को लेकर जाने लग जाता है। जिया उसके साथ नहीं जाती है और वो कहती है कि तुमने तो मुझे छोड़ दिया था, तो तुम मुझे लेने के लिए क्यों आए हो। साथ ही वो उससे सॉरी बोलकर बहुत ज्यादा माफी मांग रही होती है, क्योंकि उसे तो यही लग रहा था कि योंग ने उसे इसलिए छोड़ा है क्योंकि उसने उसकी डीएनए रिपोर्ट जो पढ़ ली थी। वो उससे कहता है कि ये रीजन नहीं है तुम्हारे साथ में ब्रेकअप करने का, तो वो फिर उससे ब्रेकअप का रियल रीजन पूछती है, लेकिन योंग उसे कुछ भी नहीं बताता। फिर वो जिया को उठाकर उसके घर पर ले जाता है और उसे वहाँ पर जाके सुला देता है। साथ ही वो उसकी बैंडेज को भी चेंज कर देता है। मॉर्निंग होते ही जिया भागते हुए योंग के पास जाती है, वो उसे रोकती है। वो कार से कहीं पर जा रहा होता है, जहाँ वो उसे कहती है कि जो भी प्रॉब्लम होगी वो हम दोनों मिलकर सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन योंग उससे कहता है कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जहाँ पर जिया कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम कुछ न कुछ छुपा रहे हो और तुम बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम में हो, क्योंकि जो नेकलेस तुमने मुझे अपनी मॉम का दिया है, जिसका साफ यही मतलब है कि तुम्हारी लाइफ में मेरी कोई ना कोई वैल्यू तो जरूर होगी। योंग भी वहाँ पर बहुत सैड हो जाता है। फिर फाइनली वो उसे बता देता है कि 2 साल पहले जिस गाड़ी से तुम्हारा कार एक्सीडेंट हुआ था वो गाड़ी किसी और की नहीं बल्कि मेरी मॉम की ही थी। जिया ये कहती है कि अब मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बस इसलिए खुश हूँ क्योंकि तुम मेरे पास में हो और मैं तुम्हें सच में बहुत ज्यादा प्यार भी करती हूँ। जो कुछ भी हो उसमें तुम्हारी तो कोई गलती ही नहीं थी। दोनों के बीच में पैचअप हो जाता है। फिर वो रूम पे जाते हैं, जहाँ पर योंग उसे बहुत सॉरी बोल रहा होता है। जिया उसे कहती है कि मुझे सोचने का थोड़ा टाइम चाहिए। वहाँ पर योंग उसे ये भी बता देता है कि उसे उस लेडी के बारे में पता चल गया है जो कि उसके पापा की गर्लफ्रेंड है। साथ ही वो कहता है कि वो उसे वैसे ही सफर करवाना चाहता है जैसे कि उसकी मॉम ने सफर किया था, क्योंकि योंग को तो यही लग रहा था कि उस लेडी की वजह से ही उसकी मॉम ने इतना ज्यादा सफर किया और इसीलिए उनकी मौत भी हुई है। जिया वहाँ पर उसे समझाते हुए कहती है कि जो कुछ भी हुआ वो सारी पास्ट की बातें थी और तुम कोई मीन इंसान नहीं हो, तो तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे सिर्फ तुम्हें ही हर्ट होगा। योंग फिर जाकर उस लेडी से मिलता है जो कि जिया की मॉम थी, लेकिन योंग को ये बात पता नहीं थी। वो वहाँ पर जाकर उनसे कहता है कि मैं आपके बॉयफ्रेंड का बेटा हूँ।
साथ ही वो बताता है कि जिस दिन मेरी मॉम की मौत हुई थी उस दिन वो आपसे मिलने के लिए आ रही थी और शायद वो आपसे यही कहने के लिए आ रही होंगी कि आप उनके और उनके हस्बैंड की लाइफ से बाहर चले जाओ और उन्हें परेशान ना करो। वो हमेशा से ही अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा दुखी रही हैं और उन्हें कभी भी अपने हस्बैंड का प्यार नहीं मिला जो कि उन्हें मिलना चाहिए था और शायद उसका रीज़न सिर्फ आप हो। ये सब बोलकर यंग वहाँ से जाने लग जाता है तो जिया की मॉम पीछे से आकर उसे सॉरी बोलती हैं क्योंकि उन्हें भी बहुत ज़्यादा गिल्टी फील हो रहा होता है, लेकिन जिया की मॉम को तो ये सब कुछ पता ही नहीं था। वहीं दूसरी तरफ कॉलेज में जिया अपने दोस्तों के साथ में जा रही होती है और वह स्लिप हो जाती है जिससे कि उसका प्रोजेक्ट वहीं पर गिर जाता है। वो उसे उठाने लग जाती है कि तभी सामने से सुजिन अपनी मॉम की वही पुरानी गाड़ी से आ रही होती हैं जो कि उन्होंने सालों से गैराज में बंद कर रखी हुई थी। जिया का वहाँ पर उस गाड़ी से एक्सीडेंट होने वाला होता है, लेकिन तभी उसकी दोस्त आकर उसे बचा लेती है। लेकिन फ्लैशबैक में जिया को ये याद आ जाता है कि जिस गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हुआ था वो गाड़ी यही थी। वहीं दूसरी तरफ योंग जाके अपने डैड से मिलता है जहाँ पर उसके डैड उसे ये डांटते हुए कह रहे होते हैं कि मुझे नहीं लगता कि तुम और सुजिन आपस में प्यार करते हो क्योंकि सुजिन तुमसे शादी करना चाहती है और मुझे ऐसा लगता है कि तुम फैमिली में अपनी पोजीशन मेंटेन करने के लिए ये सब कुछ कर रहे हो। लेकिन योंग यहाँ पर कहता है कि मैं आपकी तरह बिल्कुल भी नहीं हूँ। साथ ही वो कहता है कि मैं अभी भी आपकी गर्लफ्रेंड से मिलकर आ रहा हूँ। वो अपने डैड को कहता है कि अगर आप मेरी मॉम के साथ में लॉयल होती, आपने उन्हें धोखा नहीं दिया होता और आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं होती और ना ही मेरी मॉम उस दिन उनसे मिलने के लिए गई हुई होती तो आज वो जिंदा होती। लेकिन उसके डैड को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है क्योंकि दोस्त तो बात तो कुछ और ही थी, क्योंकि योंग के मैनेजर ने उससे झूठ बोला था। तो अब असली सच्चाई क्या है वो तो आपको वीडियो में आगे पता चल ही जाएगा। सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि सैम और सुजिन योंग के बर्थडे के लिए तैयारी कर रहे होते हैं। जैसे योंग वहाँ पर आता है वो इस बात से बहुत ज़्यादा गुस्से में था क्योंकि सुजिन ने उसके डैड से जाकर उसके और उसकी शादी की बात जो की थी और उसे बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेस फील हो रहा था। जहाँ पर सुजिन कहती है कि यही तो हमारा प्लान था कि हम लोग जिया से बदला लेने के बाद आपस में शादी कर लेंगे और तुम भी तो जिया से बोर हो गए थे और इसीलिए तुमने उससे ब्रेकअप किया। लेकिन योंग यहाँ पर ये क्लैरिफाई करते हुए कहता है कि मैंने जिया से ब्रेकअप इसलिए किया था क्योंकि 2 साल पहले जो मेरी मॉम का हिट एंड रन वाला केस था उसमें घायल हुई लड़की कोई और नहीं बल्कि जिया ही थी। और जब ये बात जिया को पता चली तो उसने बस इतना कहा कि अब उसे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं उसके साथ हूँ और इसलिए वो बहुत ज्यादा खुश भी थी। सुजिन उससे कहती है कि तुम प्यार और गिल्ट में बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हो, वापस से पहले जैसे योंग बन जाओ और हमारे पास आ जाओ। लेकिन योंग कहता है कि फाइनली मैं अब अपने आप को समझ पा रहा हूँ कि मैं इतना मीन इंसान भी नहीं हूँ। जब से मैं जिया के साथ में रहने लग गया हूँ उसके बाद से ही मैंने अपनी रियल सेल्फ को जाना है। वो कहता है कि मैं जिया से बहुत प्यार करता हूँ और अब मैं उसे नहीं छोड़ सकता हूँ और तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं तुम्हें सिर्फ अपनी एक अच्छी दोस्त मानता हूँ। ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ जिया भी योंग के बर्थडे के लिए बहुत सारी प्रिपरेशन कर रही थी और उसने अपना और योंग का एक मेमोरी एल्बम बनाया था जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत था। वो नीचे जाके योंग का वेट करने लग जाती है और जैसे योंग अपनी गाड़ी से आता है तो उसे फ्लैशबैक आने लग जाते हैं कि जब इस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था तो उसमें एक लेडी थी जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। वो भागते हुए उसकी हेल्प करने भी जा रही थी और यही सारे फ्लैशबैक उसे आ रहे थे, लेकिन योंग के साथ में वो ये सब कुछ शेयर नहीं करती है क्योंकि वो उसे परेशान नहीं करना चाहती थी। रूम पे जाने के बाद वो लोग केक कट कर रहे होते हैं जहाँ पर वो कैंडल बुझाते समय एक विश मांगती है और कहती है कि योंग हमेशा हेल्दी और सेफ रहे, जिससे कि योंग को अपनी मॉम की याद आ जाती है क्योंकि वो भी हमेशा उसके लिए ऐसे ही विश मांगा करती थी। फिर उसके बाद जिया उसे वो मेमोरी एल्बम भी देती है जिसे देखकर योंग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। फिर अपने रूम पे आने के बाद योंग उन सारे गिफ्ट्स को देखकर काफी ज्यादा इमोशनल हो रहा होता है और वो एक डायरी बनाता है जिसमें वो सिर्फ और सिर्फ जिया की तस्वीरें बनाने लग जाता है। बहुत ज़्यादा बारिश हो रही होती है और बिजली भी चमक रही होती है तो योंग सोचता है कि कहीं जिया इन सब चीज़ों से डर न जाए, इसलिए वो अपने रूम में उसे बुला लेता है ताकि वो उसके साथ में रात में आराम से रह सके। लेकिन उसी टाइम पे वहाँ पर सुजिन और सैम भी पहुँच जाते हैं क्योंकि वो लोग योंग को चेक करने के लिए आए थे क्योंकि आज उसका बर्थडे था और वो उनसे वहाँ से गुस्सा होकर निकल गया था। योंग और जिया साथ में टाइम स्पेंड करते हैं और जैसे ही जिया सो जाती है तो योंग उसके सोते हुए स्केच बनाने लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ सुजिन बहुत ज्यादा दुखी थी और वो सैम को कहती है कि क्या तुम जानते थे कि ये दोनों साथ में रहते हैं। सैम उससे बोलता है नहीं, जहाँ पर सुजिन कहती है कि अब मुझे लगता है कि हमें योंग को अकेला छोड़ देना चाहिए क्योंकि वो जिया के साथ में खुश है। साथ ही वो कहती है कि अब मैं अपनी मॉम डैड की शादी के बीच में नहीं आऊंगी और वो जो चाहते हैं वो वैसा कर सकते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब योंग जिया को कॉलेज छोड़ने के लिए जाता है तो सामने सुजिन आ रही होती है। जिया उसका हाथ छोड़ने लग जाती है लेकिन योंग उसका हाथ जोर से पकड़ लेता है। योंग सुजिन से कोई बात नहीं करता है और सुजिन भी वहाँ से चली जाती है। ये देखकर जिया उससे पूछती है कि क्या तुम लोग के बीच में कोई प्रॉब्लम चल रही है, जहाँ पर योंग कहता है कि सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो।
सीन शिफ्ट होता है और यांग की दादी सुजिन और उसकी मॉम और अपने बेटे से मिलने के लिए आई हुई होती हैं, यानी कि उनकी एक गैदरिंग होती है। यांग की दादी उसे बहुत ज्यादा प्यार करती थी, लेकिन वो सुजिन की मॉम को बिल्कुल पसंद नहीं करती हैं। सब लोग साथ में खाना खाते हैं। उसके बाद दादी उन दोनों बच्चों को बाहर भेजकर सुजिन की मॉम से पर्सनल में कुछ बात करने लग जाती हैं। सुजिन को डाउट होता है तो इसलिए वो अपने फोन का रिकॉर्डर ऑन करके वहीं पर छोड़कर बाहर चली जाती है। वेल, तो हुआ ये था कि सुजिन की मॉम ने ही यांग की मॉम को उनके हस्बैंड के फर्स्ट गर्लफ्रेंड के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी थी। वहीं दूसरी तरफ जिया जब बुजू के साथ में कॉलेज से लौट रही होती है तो रास्ते में उसे सैम मिलता है, जो कि सुजिन की गाड़ी को रिपेयर करवाने के लिए लेकर जा रहा होता है। जिया उसे पूछती है कि ये गाड़ी शायद सुजिन की है, तो वो उसे बताता है कि हाँ, ये उसकी मॉम की है। साथ ही वो उसे कहता है कि यांग के बर्थडे वाले दिन उनके और यांग के बीच में झगड़ा हो गया था, जिसकी वजह से हर बार की तरह वो लोग यांग का बर्थडे साथ में सेलिब्रेट नहीं कर पाए थे, और अब उसकी लाइफ में तुम भी आ गई हो तो इसलिए चीजें बहुत ज्यादा चेंज हो गई हैं। वहीं दूसरी तरफ यांग के डैड अपनी गर्लफ्रेंड यानी कि जिया की मॉम से मिलने के लिए चाहते हैं, क्योंकि वो बहुत दिनों से उनसे बात नहीं कर रही थी। जिया की मॉम उनसे कहती है कि मुझे ये पता चला है कि जिस दिन तुम्हारी वाइफ मुझसे मिलने आ रही थी और उसी दिन उसका एक्सीडेंट भी हो गया था। साथ ही वो कहती हैं कि हमारी वजह से हमारे बच्चों ने बहुत ज्यादा सफर किया है, तो मैं अब नहीं चाहती कि उन्हें आगे कोई भी प्रॉब्लम हो। जहाँ पर यांग के डैड उनसे कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि सारी गलती मेरी है और उसके लिए मैं तुमसे और बाकी सबसे भी माफी मांगता हूँ। साथ ही वो कहते हैं मैं बस तुम्हें आखिरी बार देखने आया था, लेकिन उसकी मॉम तो उन्हें पलट कर भी नहीं देखती। उसके डैड वहाँ से बस दुखी होकर जा ही रहे होते हैं, लेकिन तभी उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। जिया की मॉम फटाफट से भागते हुए वहाँ पर जाती है और उनको लेकर वो हॉस्पिटल में एडमिट करवा देती हैं। वो यांग को कॉल करके सब कुछ बता देती हैं कि उसके पापा अभी हॉस्पिटल में हैं, जहाँ पर यांग उनसे कहता है कि ठीक है, मैं फटाफट से आ जाता हूँ। यांग जिया के कैफे में था क्योंकि वो उससे मिलने के लिए यहाँ पर आया हुआ था। जिया भी साथ में चलने के लिए कहती है, लेकिन यांग कहता है मैं वहाँ जाकर सब संभाल लूंगा और तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और फिर वो वहाँ से चला जाता है। वहीं हॉस्पिटल में जाकर जब वो जिया की मॉम से मिलता है तो वो उससे कहती है कि तुम अपने डैड का ध्यान रखना, क्योंकि उन्हें अपनी प्रॉब्लम बताने की आदत नहीं है। साथ ही वो कहती है कि शायद हमें अपने कर्मों की सजा मिल रही है, क्योंकि जिस दिन तुम्हारी मॉम का एक्सीडेंट हुआ था उस दिन मेरी बेटी का भी एक कार से एक्सीडेंट हो गया था, और वो एक हिट एंड रन केस था, जिसकी वजह से मेरी बेटी ने बहुत ज़्यादा सहन किया है, और मैं अब नहीं चाहती कि मेरी वजह से कोई भी अब प्रॉब्लम हो, तो इसलिए मैं तुम्हारे और तुम्हारे डैड के बीच में कभी भी नहीं आऊँगी। जहाँ पर यांग को समझने में बिल्कुल देर नहीं लगती है कि जिसकी बात वो कर रही है वो कोई और नहीं जिया है, यानी कि ये जिया की मॉम ही है। लेकिन यांग वहाँ पर उस टाइम में से कुछ भी नहीं कहता है। वहीं दूसरी तरफ सुजिन जिया से मिलने के लिए उसके कैफे में आई हुई होती है, जहाँ पे वो उसे उस दिन के लिए सॉरी बोलती हैं। जिया भी उसे माफ कर देती है। सुजिन कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम और यांग अभी रिलेशनशिप में हो और मैं अब तुम दोनों के बीच में नहीं आऊंगी। जहाँ पर जिया भी कहती है कि हाँ, मैं भी जानती हूँ कि तुम तीनों बहुत ही अच्छे दोस्त हो, मैं भी ये कभी नहीं चाहूंगी कि मेरी वजह से तुम तीनों की फ्रेंडशिप में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो। सुजिन उसे कहती है कि मुझे ये सुनकर बहुत ही खुशी हुई कि तुम हमारी फ्रेंडशिप के बीच में नहीं आ रहे हो, लेकिन तुम यांग और मेरी फैमिली के बीच में आ रही हो। जिया को यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, तो सुजिन उसे कहती है कि यांग के डैड की शादी मेरी मॉम से होने वाली है, लेकिन जिससे वो प्यार करते हैं और जो उनकी पहली गर्लफ्रेंड है वो कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी ही मॉम है। ये कह के वो फिर वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ यांग बार बार जिया को कॉल कर रहा था, वो उसे यहाँ वहाँ हर जगह ढूंढ रहा था, लेकिन जिया उसे नहीं मिलती है, ना ही वो उसकी कॉल को पिक कर रही थी। फिर वो सुजिन के पास आता है क्योंकि वो समझ गया था कि कुछ न कुछ गड़बड़ तो जिया के साथ जरूर चल रही है। जहाँ पर सुजिन बैठकर अपनी वही रिकॉर्डिंग सुन रही थी जो उसने यांग की ग्रैंडमा और अपनी मॉम की रिकॉर्डिंग की थी। यांग वहाँ पर आकर उसे सीधा सीधा सवाल पूछता है कि क्या तुम जानती थी कि जिया की मॉम और मेरे डैड आपस में डेट कर रहे हैं और वो एक दूसरे के लवर हैं। सुजिन कहती है कि हाँ, उसे सब कुछ पता था। यांग को वहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि सुजिन ये बात उसे छुपाई थी, और वो उसे कहता है कि तुम इतनी ज्यादा मीन कैसी हो सकती हो। साथ ही उसे ये भी पता चल जाता है कि ये बात सुजिन ने जिया को भी बता दी है। वो कहती है कि जिया हमारे गेम का सिर्फ एक हिस्सा थी, तो तुम उससे प्यार नहीं कर सकते हो। अब तुम्हें होश में आ जाना चाहिए और उसे छोड़कर हमारे पास वापस आ जाना चाहिए। वो ये भी कहती है कि मैंने उसे हमारी बेट वाली बात अभी तक नहीं बताई है। यांग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो कहता है कि हमारी सारी फ्रेंडशिप अब खत्म हो चुकी है, और वहाँ से चला जाता है। फिर वो जिया के घर में भी जाता है, लेकिन जिया तो आज रात घर में आ ही नहीं थी क्योंकि वो तो अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करने वाले प्लेस पर वहीं पर स्टे कर रही थी। साथ ही वो बुजू को कॉल करके बता देती है कि यांग से कह देना कि अब वो उससे नहीं मिलना चाहती है, ना ही वो उसे कॉल करे। बुजू उसे बताती भी है कि यांग तुम्हें पागलों की तरह यहाँ वहाँ ढूंढ रहा था और वो मेरे पास भी तुम्हारे बारे में पूछने के लिए आया था, लेकिन जिया कहती है कि मैं उससे नहीं मिलना चाहती हूँ। फिर वो अपना फोन स्विच ऑफ कर देती है।
वहीं दूसरी तरफ सैम जाकर सूजिन से मिलता है और वो उससे कहता है कि तुम जैसा कहोगी मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, तुम चाहो तो मुझे एक चांस देकर देख सकती हो। लेकिन सूजिन कहती है कि हम बहुत ही अच्छे दोस्त हैं और मैं नहीं चाहती कि हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाएं, क्योंकि ये रिश्ते 7 दिनों तक नहीं टिक पाते हैं। मैं तुम्हें अपना बहुत ही अच्छा दोस्त मानती हूँ और मैं तुम्हें योंग की तरह अब नहीं खो सकती हूँ। सैम भी बहुत ज़्यादा सैड हो गया था और वहीं दूसरी तरफ योंग भी जिया को ढूंढ ढूंढ के बहुत परेशान हो गया था। दोनों जाके बार में बैठते हैं और आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि जहाँ पर ले आ जाता है और वो वहाँ पे उन दोनों को टॉन्ट मारने लग जाता है कि सूजिन जो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड बनती हुई घूमती है वो बहुत ही ज़्यादा मीन लड़की है और उसने बहुत सारे लोगों की लाइफ खराब की है और मुझे ऐसा लगता है कि तुम दोनों भी उसी की वजह से बहुत परेशान हो। जहाँ पर योंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, वो जोर से उसको पंच खींचकर मारता है और ये सारी वीडियो वायरल हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ जब जिया कॉलेज आ रही होती है तो योंग उसका वहीं पर वेट कर रहा होता है। वो उससे बात करने की कोशिश करता है लेकिन जिया यहाँ पर उससे बोलती है कि हमारे बीच में ऑलरेडी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन चल रही है, साथ ही अब हमारे मॉम डैड वाली प्रॉब्लम भी स्टार्ट हो गई है। जिया अपने आप को बहुत ज़्यादा ब्लेम करते हुए कहती है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है, क्योंकि अगर मैं तुम्हारी लाइफ में ही नहीं आती तो ये सब प्रॉब्लम स्टार्ट ही नहीं होती। साथ ही वो कहती है कि मैं तुम्हारे साथ में अब नहीं रह सकती, क्योंकि अगर मैं तुम्हारे साथ में रही तो ये मेरी मॉम के साथ बहुत ही गलत हो जाएगा, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। योंग उसे रोकने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है, उसे समझा भी रहा होता है, लेकिन जिया उसकी बात नहीं सुनती है और उसे एक प्यारी सी किस देकर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में जिया की मम उससे मिलने के लिए आई हुई होती है, लेकिन जिया उनसे सही से बात नहीं कर रही होती है। जहाँ वो उससे कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझसे बहुत नाराज चल रही हो। जहाँ पर जिया कहती है कि आप हमेशा मुझे और मेरे डैड को ही परेशान करती आ रही हो, क्योंकि आप हमेशा हर चीज के बीच में आ जाती हो। साथ ही आपने मुझसे ये बात भी छुपाई कि आप किसी को भी डेट कर रही हो। आप जिसे प्यार करती हैं वो कोई और नहीं बल्कि मेरे बॉयफ्रेंड का डैड है। मैं योंग से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं आगे क्या करूँ, क्योंकि आपने मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट जो कर दी है। वहीं दूसरी तरफ योंग अपनी ग्रैंड मॉम से मिलने के लिए चाहता है, जहाँ जाके वो उनसे कहता है कि ग्रैंड मॉम मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन मैं आपसे अब सच और नहीं छुपा सकता। वो कहता है कि मैं अपने डैड का बायोलॉजिकल सन नहीं हूँ। जहाँ पर उसकी ग्रैंड मॉम कहती है कि जब तक मैं तुम्हें आगे कोई स्टेप चलने के लिए नहीं बोलती हूँ तब तक ये बात तुम सबसे छुपा के रखोगे, क्योंकि उनको योंग की बातों पे भरोसा नहीं था, क्योंकि वो उसे बहुत ही ज़्यादा प्यार जो करती थी। वहीं दूसरी तरफ योंग के डैड सूजिन की मॉम के हॉस्पिटल में अपना चेकअप करवाने के लिए गए थे और उनकी रिपोर्ट अब आ चुकी थी और उनको ये पता चलता है कि उन्हें एक ट्यूमर है। जहाँ पर सूजिन की मॉम बोलती है कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हम सर्जरी से निकाल सकते हैं और आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। योंग के डैड बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे थे, लेकिन सूजिन की मॉम वहाँ पर उनको संभालते हुए कहती है कि मैं हमेशा आपके साथ में हूँ और आप फिक्र मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जहाँ पर हमें ये पता चल जाता है कि सूजिन की मॉम योंग के डैड से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, लेकिन ये बात उन्होंने आज तक सबसे छुपा कर रखी थी। यही कारण है कि इतनी सारी प्रॉब्लम होने के बाद भी वो अभी भी उनसे शादी करना चाहती है। वहीं दूसरी तरफ जिया सूजिन की मॉम से वो स्कॉलरशिप वाले फ्लैट के सिलसिले में मिलने के लिए हॉस्पिटल में आ रही होती है कि तभी रास्ते में एक पेशेंट चक्कर खाकर गिरने लग जाता है। जहाँ पर सूजिन की मॉम भागते हुए आती है, जिया भी वहीं पर थी और वो उसकी आंखों को चेक करने लग जाती है। उनकी इस तरह के ट्रीटमेंट से जिया को भी कुछ फ्लैशबैक याद आने लग जाते हैं, जहाँ पर उसको सब कुछ याद आ जाता है। जब उसका एक्सीडेंट हुआ था तब उस टाइम पे भी ऐसे ही कोई इसकी आंखों को चेक कर रहा था और वो सब कुछ समझ जाती है कि वो कोई और नहीं बल्कि सूजिन की मॉम ही थी। लेकिन सूजिन की मॉम तो अपनी गलती को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी ही नहीं थी। जहाँ पर जिया कहती है कि मुझे आपकी गाड़ी का कलर और नंबर सब कुछ याद आ चुका है, तो अब आपको झूठ बोलने का कोई मतलब ही नहीं होता है। जहाँ पर फाइनली पकड़े जाने के बाद सूजिन की मॉम मुझसे कहती है कि जिस लेडी को बचाने के लिए तो उनकी गाड़ी के पीछे भाग रही थी वो कोई और नहीं बल्कि योंग की मॉम ही थी और वो मेरी पेशेंट थी, जो कि एक हार्ट की पेशेंट थी। मैं उसे अकेले ऐसे रास्ते में नहीं छोड़ सकती थी और इसलिए मैं पहले उसी बचाने के लिए गई थी, जिसके बाद मैं तुम्हें चेक करने के लिए भी आई थी, लेकिन तुम मुझे वहाँ पर नहीं मिली। लेकिन जिया उनसे कहती है कि आप सरासर झूठ बोल रही हैं, क्योंकि मैं 2-4 घंटे तक वहीं पर पड़ी हुई थी, क्योंकि मेरे पैर में इतनी तेज चोट लग गई थी कि मुझसे चला भी नहीं जा रहा था और उसके कारण ही मेरा 2 साल का स्कूल भी खराब हो गया था। क्योंकि आपने मुझसे कहा था कि आप मुझे चेक करने के लिए वापस आएंगी, तो इसलिए मैं वहाँ पर आपका वेट कर रही थी, लेकिन आप नहीं आई। साथ ही आपने सारा इल्जाम योंग की मॉम पे डाल दिया कि वो हिट एंड रन के केस में उनका हाथ था, जबकि वो तो आपकी वजह से हुआ था और आपकी वजह से ही योंग इतना ज्यादा परेशान है। ये कह के वो वहाँ से निकल जाती है और जिया को जाते हुए सूजन भी देख लेती है। वो अपनी मॉम की ऑफिस में जाती है तो देखती है कि उसकी मॉम बहुत ज्यादा रो रही होती है और वो उसे हक करके उन्हें चुप करवाने की कोशिश करती है, उनसे पूछती भी है, लेकिन वो उसे उस टाइम पे कुछ भी नहीं बताती है।
जिया कॉल करके यंग को बुलाती है और सारी सच्चाई उसे बता देती है। हिट एंड रन केस में उसकी मॉम का नहीं बल्कि सूजन की मॉम का हाथ था। यंग को भी वहाँ पर गुस्सा आता है और वो उनके खिलाफ उसे कंप्लेंट करने के लिए बोलता है, लेकिन जिया कहती है कि अब मुझे इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं अब तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ कि मैं अब इन सब चीजों से बाहर निकलने की कोशिश कर रही हूँ। जैसे ही जिया पार्किंग से जा रही होती है तो वहाँ पर उसे सूजन मिल जाती है, जो कि उसे पूछती है कि उसने ऐसा उसकी मम को क्या कहा है जो वो इतना ज्यादा परेशान हो गई है। जहाँ पर जिया भी उसे कहती है कि तुम्हें अगर सच जानना है तो जाकर अपनी मॉम से पूछो। लेकिन तभी वहाँ पर यंग भी आ जाता है और उसे ऐसा लग रहा होता है कि हमेशा की तरह सूजन फिर से एक बार जिया को परेशान करने की कोशिश कर रही है। वो उसे डांटता है और जिया से उसे दूर रहने के लिए कहकर जिया को अपने साथ ले जाता है। सूजन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है उस टाइम पे। वो यंग और जिया के पीछे से बहुत ही स्पीड में गाड़ी लेकर आती, जैसे कि बस वो उन्हें अब ठोक ही देगी। सामने ही उसके जिया और यंग थे और यहाँ पर हमें ये लग रहा था कि वो तो बस उन्हें गाड़ी से उड़ाने ही वाली है, बहुत गुस्से में जो थी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, वो साइड से निकल जाती है। सैम का कॉल सूजन को आता है, वो काफी ज्यादा रो रही होती है तो सैम उससे मिलने के लिए आता है। फिर वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, जहाँ सूजन कहती है कि मैं बहुत ही ज्यादा अकेला फील कर रही हूँ, हर कोई मुझे छोड़कर जा रहा है। सैम यहाँ पर कहता है कि डोंट वरी, भले ही हर कोई तुम्हें छोड़कर चला जाए, मैं तुम्हारे साथ था हूँ और हमेशा ही रहूंगा। वहीं दूसरी तरफ सब कुछ सच जानने के बाद यंग जाकर सूजन की मॉम से मिलता है। वो उनसे सब कुछ सच बताने के लिए बोलने लग जाता है और कहता है कि जब आपको सब कुछ सच पता था तो आपने मेरी मॉम को वहाँ जाने क्यों दिया। सूजन की मॉम कहती है कि मैंने सब कुछ उसे इसलिए बताया क्योंकि वो मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त थी और साथ ही वो मेरी पेशेंट भी थी। वो बहुत ज्यादा सैड थी और हमेशा मुझसे पूछती रहती थी कि तुम्हारे डैड मोस्ट ऑफ द टाइम बिजनेस ट्रिप पर कहाँ जाया करते हैं। हमेशा से ही मुझे उसकी फिक्र थी और इसलिए जब वो गाड़ी लेकर निकली थी तो मैं भी उसके पीछे पीछे गई थी। जहाँ पर यंग कहता है कि हाँ, तभी उस टाइम पर आपने जिया का एक्सीडेंट किया होगा ना, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए क्योंकि ये बात मैं डैड और सूजन को नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि सूजन ये सब कुछ सहन नहीं कर पाएगी। और वहीं ये सारी बातें बाहर खड़ी होकर सूजन सुन रही होती है क्योंकि वो आज कॉलेज नहीं गई थी। ये सब कुछ बोलकर यंग वहाँ से जाता है और सीधा जाके अपनी दादी से मिलता है, जहाँ पर उसकी दादी उसे वही डीएनए रिपोर्ट दिखाती है जो कि उन्होंने दोबारा से करवाई थी, जिसमें ये लिखा हुआ था कि यंग अपने फादर का बायोलॉजिकल सन ही है। ये सब कुछ जानने के बाद तो यंग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन यंग और उसकी दादी को ये समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी ये झूठी रिपोर्ट आखिरकार उसके फादर को दी किसने थी। सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि यंग बार बार जाकर जिया को फॉलो कर रहा होता है, क्योंकि जिया उससे नाराज थी, उससे बात नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो उसके कॉलेज में जहाँ जहाँ जिया जा रही थी वहाँ वो उसके पीछे पीछे घूम रहा था। एट लास्ट जिया उसे कहती है कि आखिरकार तुम चाहते क्या हो, जहाँ पर यंग उसे माफी मांगते हुए कहता है कि मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम यहाँ वहाँ ना रहो बल्कि अपने अपार्टमेंट में वापस आ जाओ, और अगर तुम मुझसे बात नहीं भी करना चाहती हो तो ठीक है, जब तक तुम्हारी नाराजगी दूर नहीं हो जाती मैं वेट कर लूंगा। वहीं दूसरी तरफ सूजन जाकर सारा से मिलती है, जो कि ली की होने वाली वाइफ थी, और वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ में वहीं पर हैंग आउट कर रही होती है। सूजन जाकर उसको अपनी म्यूजिक के कुछ नोट्स देती है और सारा फिर उससे सैंग यंग और सूजन के फेवरेट प्लेस के बारे में पूछती है, जहाँ पर वो लोग ज्यादातर मीटिंग किया करते थे और हैंग आउट करते थे। सूजन फिर सारा को उस प्लेस के बारे में बता देती है। वो लोग बातें कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर ली पहुँच जाता है और वो ये देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है कि सारा और सूजन साथ में है और साथ में ही उनके एक लड़का भी बैठा हुआ है। लेकिन ली को तो हमेशा की तरह यही लग रहा था कि शायद वो सूजन का बॉयफ्रेंड होगा जिसके साथ सूजन डेट पर आई है। फिर वहाँ पे वो उसे कहने लग जाता है कि तुम कहीं भी डेट पर जाओ लेकिन सारा को अपने साथ में लेकर मत जाओ। साथ ही वो उस लड़के को बहुत ज्यादा परेशान करने लग जाता है। सारा को यहाँ बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो अपनी बॉयफ्रेंड की साइड लेते हुए ली को बहुत उटपटांग बोलने लग जाती है और उससे कहती है कि तुम बिल्कुल लुल्लू जैसे लगते हो और तुम्हें ड्रेसिंग सेंस का तो कोई नॉलेज ही नहीं है और तुम्हें दूसरों को परेशान करने से पहले खुद को एक बार देखना चाहिए। ये कहकर वो वहाँ से सूजन और अपने बॉयफ्रेंड को ले आती है। लेकिन सारा को इस बात का बहुत ज्यादा डर था कि अगर उसकी मॉम को सारा के बॉयफ्रेंड के बारे में पता चल गया फिर तो उसकी खैर नहीं। लेकिन फिर यहाँ पर सूजन उसको कंसोल्ट करते हुए कहती है कि तुम फिक्र मत करो, अगर तुम्हारी मॉम ने या फिर किसी और ने भी पूछा तो मैं बोल दूंगी कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है। वहीं दूसरी तरफ यंग जाके अपने डैड से मिलता है, जहाँ पर उसके डैड उसे बोलते हैं कि तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है और रोज रोज यहाँ पर आने की भी जरूरत नहीं है। जहाँ पे यंग कहता है कि मैं जानता हूँ कि जब कोई हॉस्पिटल में अकेला रहता है तो उसे कैसा फील होता होगा, क्योंकि मेरी मॉम सालों तक हॉस्पिटल में ही रही है। साथ ही वो ये कहकर वहाँ से चला जाता है कि जैसे ही आप ठीक हो जाओगे तो मैं ग्रैंड मॉम के साथ यहाँ से हमेशा के लिए आपसे दूर चला जाऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप मेरे साथ रहना नहीं चाहते हो।
वहीं जैसे ही सारा अपने घर पहुंचती है, देखती है ली वहाँ पर पहले से ही मौजूद था। फिर सारा का बॉयफ्रेंड उसे मैसेज कर रहा था, जहाँ पर ली उससे फोन छीनने की कोशिश करता है, लेकिन सारा को गुस्सा आता है और वो उसे मारने लग जाती है। ली भी यहाँ पर उसके भाई को बहुत ज्यादा तंग कर रहा था और सारा को भी तंग कर रहा था। तो फिर उसकी मॉम ली को वार्न करते हुए कहती है कि मैं तुम्हारे पेरेंट्स को बताऊंगी कि तुमने आज कैसी उल्टी सीधी हरकतें की हैं। ली भी फिर उनको बोलता है कि आप तो खुद नहीं जानते कि आपकी बेटी का एक बॉयफ्रेंड भी है। वहीं दूसरी तरफ फाइनली जिया अपने अपार्टमेंट में आ चुकी थी। योंग ये सब कुछ देखकर बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि उसने उससे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट की थी और उसे मनाने की कोशिश भी की थी। जहां वो उससे कहता है कि मैं बस तुम्हारे साथ में 24 घंटे स्पेंड करना चाहता हूं, उसके बाद तुम्हारा जो भी फैसला होगा वो मुझे मंजूर होगा। लेकिन यहाँ पर वो जिया को नहीं बताता है कि वो अपनी ग्रैंड मॉम के साथ में फॉरेन कंट्री में जा रहा है रहने के लिए। जिया भी उसकी बात को मान लेती है और साथ में वो लोग बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। फिर रात में योंग उसे कहता है कि मैं तुमसे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ और जब भी तुम रेडी हो उसे सुनने के लिए तो बस एक बार मेरे रूम के बाहर आकर नॉक कर देना। वहीं दूसरी तरफ सैम अपना फार्म हाउस यानी कि उन तीनों का फेवरेट रूम साफ कर रहा होता है, जहाँ पर उसे कुछ पुराना सामान मिलता है। फिर वो जाके सुजिन से मिलता है। सुजिन यहाँ पर हर चीज के लिए खुद को ब्लेम कर रही होती है और वो कह रही होती है कि अगर उसने अपनी सारी फीलिंग्स योंग को पहले ही कन्फेस कर दी होती तो आज ये सब कुछ नहीं हो रहा होता। सैम उसे कंसोल करते हुए कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो। फिर उसके बाद जाकर वो सीधा योंग से मिलता है, लेकिन योंग को तो यहाँ पे लग रहा था कि शायद जिया उससे मिलने के लिए आई है। सैम को देखकर वो काफी ज्यादा शॉक भी था और सैम उसे कहता है कि तुम ऐसे सुजिन को छोड़कर जिया पे मूव ऑन नहीं कर सकते हो, तुम्हें एटलीस्ट एक बार जाकर सुजिन से बात कर लेनी चाहिए। सैम कहता है कि सुजिन तुम्हारी वजह से बहुत ज्यादा परेशान है तो तुम्हें उससे जरूर मिलना चाहिए, लेकिन योंग यहाँ पर बोल रहा होता है कि सब कुछ ऑलरेडी फिनिश हो चुका है और अब मैं वापस उस जगह पर नहीं जा सकता हूँ, मैंने मूव ऑन कर लिया है। ये सब कुछ सुनने के बाद सैम वहाँ से निकल जाता है और वो सीधा जाकर जिया से मिलता है और वो उसे कहता है कि योंग ने तुम्हें धोखा दिया है और मेरे पास इसके सारे सबूत भी हैं। जिया को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता है और वो कहती है कि जो कोई भी बात है मैं सीधा योंग से ही पूछ लूंगी, लेकिन सैम उसे कहता है कि मेरे पास सबूत है, सबूत देखने के बाद तुम्हें सब कुछ यकीन हो जाएगा। फिर वो जिया को लेकर अपने फार्म हाउस में यानी कि अपने फेवरेट प्लेस पर जाता है, जहाँ पर वो तीनों बैठकर जिया के बारे में प्लानिंग किया करते थे। वहाँ पर वो जिया को वही वीडियो क्लिप दिखा रहा होता है जो उसे सफाई के दौरान मिली हुई होती है और उसमें इनका सारा सबूत होता है कि कैसे योंग ने जिया को फंसाया और कैसे सारी उन लोगों ने प्लानिंग की। जहाँ पर योंग ये भी बोल रहा होता है कि जिया उसकी टाइप की लड़की नहीं है और जैसे ही वो उससे पट जाएगी तो वो उसे जल्दी छोड़ देगा। ये सब कुछ देखने के बाद जिया बहुत बुरी तरह से टूट जाती है, वो काफी रोने लग जाती है और वो उससे पूछती है कि तुम लोगों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। फाइनली सैम उसे सारी सच्चाई बताता है कि तुम ली का पहला प्यार थी और ली ने सुजिन को धोखा दिया था और इसीलिए सुजिन ने तुमसे बदला लेने के लिए ये सब कुछ किया और हमने उसका साथ दिया, क्योंकि हम लोग हमेशा से ही ऐसा करते आ रहे हैं। जो भी हमें हर्ट करता है हम उसे नहीं छोड़ते हैं और हम उसे हर्ट करते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था और योंग तुम्हें पटाने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा था, फिर जैसे ही तुम उससे पट गई तो चीजें धीरे धीरे चेंज होने लग गई और उसने बिना हमें बताए ही तुम्हें अपने अपार्टमेंट में रहने को दिया। फिर धीरे धीरे वो तुम्हें प्रोटेक्ट करने लग गया और तुम लोग बहुत ही ज्यादा करीब आ गए और वो हमसे दूर होता गया, क्योंकि वो तुम्हारी वजह से हमसे दूर हुआ और मुझे भी ऐसा लगता है कि तुम इसकी वजह हो और इसलिए मैं तुम्हें पनिशमेंट देना चाहता हूँ और यही कारण है कि मैंने तुम्हें ये सब कुछ बता दिया। जिया वहाँ से चली जाती है। योंग उसे बार बार कॉल कर रहा होता है, लेकिन वो उसकी कॉल पिकअप नहीं कर पा रही थी क्योंकि उसकी हालत तो बहुत ज्यादा खराब थी और उसका फोन भी वहीं पर गिर जाता है, जहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड आकर फोन उठाता है और वो योंग को उसकी लोकेशन बताता है। योंग जाकर उसे मिलता है, जहाँ पर जिया कहती है मैं सारी सच्चाई जान चुकी हूँ कि कैसे तुमने मेरे साथ गेम खेला। योंग कहता है कि मैं सब कुछ एक्सप्लेन कर सकता हूँ, बस एक बार मेरी बात सुन लो, लेकिन जिया उसकी बात नहीं सुनना चाहती थी और वो उससे बस यही बोल रही थी कि तुमने मेरा बैकग्राउंड चेक किया, मेरे बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाली, यहाँ तक कि मेरी बेस्ट फ्रेंड बोजो का भी तुमने यूज किया इन सब चीजों में। सब कुछ मुझे समझ में आ रहा है और यहाँ पर एक्सप्लेन करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। जब जब तुमने मुझसे झूठ बोला, जो कुछ भी कहा, मैंने तुम्हारी हर बात पर यकीन किया। योंग कहता है कि मैं सच तुमसे बताना चाहता था, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी क्योंकि मैं सच बता के तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहता था और यकीन मानो मैं तुम्हें सच में प्यार करने लगा हूँ। जिया कहती है कि मैं 100% श्योर हूँ कि ये प्यार वाला पार्ट तुम्हारी बेट का हिस्सा था ही नहीं, क्योंकि तुम तीनों तो बस मुझे सफर करते हुए देखना चाहते थे और अब तुम्हारी यही सजा है कि तुम्हें भी यही सब कुछ झेलना पड़ेगा। वो बहुत ज्यादा दुखी थी और वो योंग को ये बोलकर वहाँ से चली जाती है कि आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना और ना ही मुझसे कभी मिलने की कोशिश करना।
यंग फार्म हाउस में जाता है जहाँ पर उसको सैम मिल जाता है और उसे सब कुछ समझ में आ जाता है क्योंकि सारे सबूत सामने रखे हुए थे कि जिया को सारी सच्चाई सैम ने ही बताई है। यंग उसे कहता है कि जब मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि ये सारी सच्चाई मैं जिया को खुद अपने मुंह से बताऊंगा तो तुम्हें बीच में नहीं पड़ना चाहिए था। दोनों के बीच में वहाँ पे झगड़ा हो जाता है और यंग सैम को फिर जोर का पंच मारता है। वहीं दूसरी तरफ सारा भी घर छोड़कर निकल गई थी। वो अपनी बॉयफ्रेंड के पास गई थी ताकि उसे ली के साथ में शादी ना करनी पड़े। जिया भी बहुत ज्यादा परेशान थी और वो सीधा अपनी मॉम के पास जाती है क्योंकि वो अब अकेला नहीं रहना चाहती थी। यहाँ पे उसकी मॉम उसे कंसोल करने की कोशिश करती है लेकिन वो बोलती है कि वो पुरानी किसी भी चीज के बारे में बात नहीं करना चाहती है और वो अपने डैड के साथ बाहर फॉरेन में जाकर रहना चाहती है। सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही थी और ऐसे ही दिन बीतने लग जाते हैं। सैम भी जाके सूजन से मिलता है और वो उसे ये बताता है कि उसने जिया को उनके बेड के बारे में बता दिया था जिससे कि जिया और यंग का ब्रेकअप हो गया है और वो लोग साथ में नहीं रहते हैं। लेकिन यहाँ पर सूजन कहती है कि जब भी अगर कोई भी तुमसे पूछे तो तुम यंग को और बाकी सबको यही बोलना कि ये सब कुछ तुमने मेरे कहने पे किया है। यंग और मेरे बीच में तो अब कुछ ठीक नहीं हो सकता लेकिन तुम दोनों की दोस्ती खराब नहीं होनी चाहिए क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी गलतियां की है और अब अगर यंग मुझे गलत भी समझता है तो अब इन सब चीजों से कोई फर्क भी नहीं पड़ता। वहीं दूसरी तरफ सारा सूजन को कॉल करती है क्योंकि उसके पास में रहने के लिए कहीं और कोई जगह नहीं थी, तो इसलिए फिर सैम सारा और उसके बॉयफ्रेंड को अपने फार्म हाउस में रहने के लिए बोल देता है, जिसे देखकर वो दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि फार्म हाउस लिटरली बहुत ज्यादा शानदार था। यंग भी हॉस्पिटल में एडमिट था क्योंकि उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी। ये सब कुछ होने के बाद में तो सूजन उससे मिलने के लिए चाहती है लेकिन यंग उससे सीधे मुंह बात नहीं करता है और साथ ही वो कहता है कि अब तुम्हें यहाँ पर आने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। वैसे भी अब हमारी दोस्ती टूट चुकी है। सीन शिफ्ट होता है और जिया अपने डैड से मिलने के लिए गई हुई होती है जहाँ वो उससे बोलती है जैसे ही कॉलेज फिनिश होता है मैं आपके साथ में फॉरेन जाकर रहूंगी। जहाँ पर उसके डैड भी बोलते हैं कि मुझे तुम पर पूरा यकीन है, तुम जो भी कर रही होगी सोच समझ के ही कर रही होगी। क्योंकि जिया बहुत ज्यादा सैड थी और उसके डैड उसकी वजह पूछकर उसे और ज्यादा दुखी नहीं करना चाहते थे। फिर सूजन जाकर जिया से मिलती है और इन सारी चीजों के लिए उसे सॉरी बोल रही होती है, जहाँ पर जिया भी कहती है कि मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि तुम मेरी कभी दोस्त थी ही नहीं, लेकिन तुमने जो किया वो बिल्कुल भी सही नहीं था, लेकिन उसकी सजा भी तुम्हें मिल ही गई क्योंकि तुम्हारी मॉम का सच तुम्हारे सामने आ गया और जिसे तुम प्यार करती थी तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड यंग वो भी तुम्हें छोड़कर चला गया। तो अब तुम्हें कैसा फील हो रहा है? सूजन यहाँ पर बहुत ज्यादा गिल्टी थी और वो फिर से उसे एक बार सॉरी बोलती है और कहती है कि ये सब कुछ होता ही नहीं क्योंकि अगर मुझे पहले से ही तुम्हारी तरह पता होता कि मुझे यंग के साथ में प्यार है और मैं ये सब कुछ पहले ही कन्फेस कर चुकी होती। जिया के पास सारा की मॉम का कॉल आता है जिनसे उन्हें ये पता चलता है कि सारा घर छोड़कर चली गई है। साथ ही उसकी मॉम कह रही थी कि जैसे ही बेटा तुम्हें पता चले तो तुम मुझे कॉल करके उसके बारे में इन्फॉर्म जरूर करना। वहीं दूसरी तरफ सूजन जब अपनी मॉम से मिलने के लिए जाती है हॉस्पिटल में तो वो देखती है तो वहाँ बहुत ही बड़ा स्कैंडल चल रहा होता है क्योंकि यंग के फादर की कंपनी जो उन्होंने सूजन की मॉम को दी हुई थी उस पर रिश्वत लगने का आरोप लगा हुआ था, जिसका साफ मतलब यही है कि अब सूजन की मॉम बहुत बुरी तरह फंसने वाली थी। सूजन को बहुत टेंशन होती है लेकिन उसकी मॉम बोलती है कि जब मैं गिल्टी ही नहीं हूँ तो मैं जेल नहीं जाऊंगी और तुम फिक्र मत करो। वहीं दूसरी तरफ ली को भी सारा के भाई के थ्रू ये पता चल गया था कि वो अपनी बॉयफ्रेंड के साथ में सैम के फार्म हाउस में छुपी हुई है। वो वहाँ पर आता है और उसके बॉयफ्रेंड को बहुत मारता है। सैम के वहाँ पर आते ही वो उसे भी बहुत मारने लग जाता है और यंग को कॉल करके ये सारी चीजें वो उसे बता देता है जिससे कि यंग भी वहाँ पर आ जाए क्योंकि उसने फार्म हाउस में अपनी और जिया की सारी तस्वीरें देख ली थी और उसे सूजन यंग और सैम की उस बेड के बारे में भी पता चल गया था और इसलिए वो उनसे बदला लेना चाहता था। वहीं सारा, उसका भाई और उसका बॉयफ्रेंड जैसे तैसे करके वहाँ से भाग जाते हैं और सारा फटाफट से जाकर जिया को कॉल करके सब कुछ बता देती है यहाँ पे जो भी चल रहा है। यंग भी वहाँ पर पहुँच जाता है और वो ली को बोलता है कि वो सैम को छोड़ दे, लेकिन ली सैम को उसके सामने ही मारने लग जाता है और उसकी वीडियो भी बना रहा होता है। साथ ही वो कहता है कि जिया को भी यहाँ पर होना चाहिए, लेकिन यंग कहता है कि जिया को इन सब के बीच में लाने की कोई जरूरत नहीं है और वो उसे भी मारने लग जाता है। जिया ने ली को कॉल किया था और वहाँ पर ली से पूछता है कि यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है और जो भी यंग ने तुम्हारे साथ में किया है क्या तुम सब कुछ जानती हो? जिया कहती है कि ये हमारा पर्सनल मैटर है और मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इन सब में पढ़ना चाहिए। ली को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो फोन पर ही यंग को बहुत ज्यादा मारने लग जाता है। जिया भी यंग को पिटता हुआ सुन रही थी और उसे बर्दाश्त नहीं होता तो फटाफट से भागकर फार्म हाउस जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि ली ने यंग और सैम को बहुत ज्यादा पीटा हुआ था।
वो ली को पुलिस में कंप्लेंट करने की धमकी देती है। वो कॉल करने ही जा रही थी लेकिन ली उसे मना करने लग जाता है। जब वो नहीं मानती तो वो उसे बस मारने ही वाला होता है, लेकिन योंग यहाँ बीच में आ जाता है जिससे कि उसके सर पे चोट लग जाती है और यहाँ वो जिया को बचा लेता है। योंग के सर से बहुत ज्यादा खून बह रहा होता है। ये सब कुछ देखकर ली वहाँ से भाग जाता है ताकि उस पे कोई भी पुलिस केस ना हो। जिया फिर योंग और सैम को लेकर हॉस्पिटल जाती है क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा चोट लगी हुई थी और वो बाहर ही उनका वेट करने लग जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ ली भी पुलिस से छुपते हुए घूम रहा था, जहाँ पर उसकी डैड का उसे कॉल आता है और वो उसे डांटते हुए कहते हैं कि तुमने योंग के साथ जो कुछ भी किया वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था और पुलिस तुम्हें बहुत ही जल्दी ढूंढ लेगी क्योंकि योंग के फादर की पहुंच बहुत ही ऊपर तक है। फिर उसके बाद ली फटाक से जाता है और जाके सूजन से मिलता है। सूजन को भी उससे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो उससे बात नहीं करना चाहती थी, लेकिन फिर वो सैम और योंग की मार खाने वाली वीडियो उसे दिखाता है, जिसे देखकर सूजन बहुत ज्यादा घबरा जाती है। ली फिर उसे वार्न करते हुए कहता है कि अगर तुमने पुलिस को बताने की कोशिश की तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा क्योंकि मैं इनके साथ और भी बुरा कर सकता हूँ। ये सब कुछ कहकर वो वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ इतना सब कुछ कांड होने के बाद सारा फिर अपने घर में अपने भाई के साथ पहुँच जाती है, जहाँ उसकी मॉम उसे थोड़ा सा डांट रही होती है, साथ ही वो उसका फोन भी उससे छीन ले रही है। सारा उनका बहुत ज्यादा सॉरी बोल रही होती है। वो काफी ज्यादा गिल्टी फील कर रही थी, लेकिन उसकी मॉम कहती थी कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं ली जैसे घटिया इंसान से तुम्हारी शादी होने नहीं दूंगी, क्योंकि मुझे पहले उसकी सच्चाई पता नहीं थी तो इसलिए मैं उसे बहुत अच्छा इंसान मानती थी, लेकिन अब जब मुझे सब कुछ पता चल चुका है तो मैं उसे तुम्हारे आसपास भी भटकने नहीं दूंगी। सूजन भी सैम और योंग को बार बार कॉल कर रही होती है, लेकिन वो उसका कॉल पिकअप नहीं कर रहे थे। फिर सैम उसका फोन उठाता है और उसे पता चलता है कि योंग की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, जो कि कोमा में है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। योंग से मिलने के लिए सूजन जाती है, जहाँ पर जिया पहले से ही मौजूद थी। सैम को भी काफी ज्यादा चोट लगी थी और सूजन वहां जाकर रोने लग जाती है क्योंकि वो इन सब का जिम्मेदार खुद को ही मान रही होती है। लेकिन सैम फिर उसे वहां से ले जाता है। घर ले जाकर वो उसे आराम करने के लिए कहता है, लेकिन सैम के जाते ही सूजन बहुत सारी स्लीपिंग पिल्स खा लेती है। सूजन की मॉम की भी वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। जैसे ही वो बाहर आती है तो उनका मैनेजर उन्हें बताता है कि योंग के फादर की तबीयत अभी भी बहुत ज्यादा खराब है, यही कारण है कि वो उनसे मिलने के लिए वहाँ पर नहीं आ पाए। सूजन ने बहुत सारी पिल्स खा ली थी और इसलिए उसे हेलोसिनेशन होने लग जाते हैं। उसे ऐसा लग रहा था कि योंग उसके साथ में है, जहाँ वो उसे अपनी गलती मान रही होती है और अपने प्यार का कन्फेशन भी कर रही होती है। उसके बाद वो पानी लेने के लिए जाती है, लेकिन वो इतनी ज्यादा वीक हो चुकी थी कि वो वहीं पे स्लिप होकर गिर जाती है। जग भी टूट गया था और चारों तरफ कांच ही कांच था, जिससे कि उसे काफी चोट भी लग जाती है। लेकिन तभी उसकी माँ वहाँ पर आ जाती है। सूजन को इस हालत में देखकर वो काफी दुखी होती है। वो उसे उठाती है और अपनी हॉस्पिटल लेकर जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर से बात करने पर जिया को ये पता चलता है कि योंग को काफी डीप इंटरनल इंजरी हुई है हेड में, जिसकी वजह से बहुत सारी स्वेलिंग आ गई है और इसलिए वो अभी कोमा में है और वो नहीं जानते कि होश में आने पर उसे कितना टाइम लग जाएगा। जिसके बाद जिया योंग से कह रही होती है कि मैं चाहती थी कि तुम मुझसे दूर हो जाओ और जो कुछ भी तुमने किया उन सब की तुम्हें पनिशमेंट मिले, लेकिन मैं कभी भी ऐसा नहीं चाहती थी कि तुम्हारे साथ ये सब कुछ हो। वहीं दूसरी तरफ सूजन भी हॉस्पिटलाइज थी। उसको भी काफी चोट लगी थी। सैम उससे मिलने के लिए आता है। वो भी इसका ध्यान रख रहा होता है और उसे इस हालत में देखकर बहुत ज्यादा रोने लग जाता है क्योंकि वो उसे काफी प्यार करता था और उसे खोना नहीं चाहता था। वहीं दूसरी तरफ जिया से मिलने के लिए उसके डैड आते हैं, जो कि उसे अपने साथ में फॉरेन चलने के लिए कह रहे होते हैं। साथ ही वो उससे योंग के बारे में पूछते हैं कि तुम्हारे फ्रेंड की तबीयत अब कैसी है, जहाँ पर जिया कहती है कि उसकी तबीयत अभी बिल्कुल ठीक नहीं है, वो अभी भी कोमा में है और मैं चाहती हूँ कि जब तक वो ठीक नहीं हो जाता तब तक मैं यहीं पर रुकना चाहूंगी क्योंकि मुझे काफी सारी चीजें क्लियर करनी है। जिया की डैड वहाँ से उसे ये बोलकर चले जाते हैं कि ठीक है, तुम्हें जैसा सही लग रहा है वैसा करो और जो भी तुम्हारा फाइनल डिसीजन होगा वो मुझे बता देना, तुम आराम से अपना टाइम ले लो। सीन शिफ्ट होता है। सैम योंग से मिलने आया होता है, लेकिन वो देखता है कि जिया उसके पास में लेटी हुई है और वो उसका काफी अच्छे से ध्यान रख रही होती है। जहाँ पर फाइनली सैम को थोड़ा थोड़ा ऐसा फील होने लग जाता है कि उसने जो कुछ भी किया जिया को सच बताकर वो उसे नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जिया योंग को बहुत ज्यादा प्यार जो करती है। जिया योंग के फ्लैट में जाकर उसका सारा सामान जरूरत का इकट्ठा करने लग जाती ताकि वो उसे ले जाकर हॉस्पिटल में रख दे। लेकिन वहाँ पर उसे योंग के साथ में बिताए हुए सारे पल याद आने लग जाते हैं और उसे कुछ फोटोज भी मिलती हैं जब वो लोग घूमने के लिए गए हुए थे। साथ ही उसे योंग की पर्सनल डायरी भी मिल जाती है, जिसे भी वो सामान के साथ में रख लेती है। वहीं दूसरी तरफ योंग की ग्रैंड माँ जाकर उसके फादर को बता देती है कि योंग तुम्हारा रियल सन है, यानी कि वही तुम्हारा बायोलॉजिकल बेटा है। योंग तुम्हें खुद ये सच्चाई बताना चाहता था, जिससे कि तुम्हें ऐसा फील ना हो कि तुमने उसके साथ में अभी तक बिल्कुल भी अच्छा ट्रीट नहीं किया और वो तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता है, लेकिन वो यहाँ पर इसलिए नहीं आ पाया क्योंकि वो अभी हॉस्पिटल में एडमिट है।
सब कुछ सच जाने के बाद योंग के डैड बहुत ज्यादा सैंटी हो जाते हैं। वो उससे मिलने के लिए उसके रूम में जाते हैं, लेकिन वहाँ पर वो देखते हैं कि योंग की हालत तो बहुत खराब है, तो वो काफी ज्यादा खुद को गिल्टी मान रहे होते हैं। जहाँ पर तभी जिया भी योंग का सामान लेकर आ जाती है, लेकिन वो देखती है कि उसके डैड वहाँ बैठे हैं, तो वो वापस से बाहर चली जाती है ताकि उनको कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो। फिर उसके डैड के जाने के बाद जिया वापस से अंदर आती है और उसका सारा सामान खोल के वहाँ पर रख देती है और साथ में ही योंग और अपनी फोटोज भी वहाँ पर रख कर उसके साथ में बातें करने लग जाती है। लेकिन तभी फिर उसे योंग की डायरी दिखती है, तो वो उससे कहती है कि पहले मैंने तुम्हारा जो डीएनए वाला टेस्ट पढ़ लिया था, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद यही वजह थी जिससे कि तुमने मुझसे ब्रेकअप किया था, लेकिन अभी तुम होश में नहीं हो, तो मैं तुम्हारी ये पर्सनल डायरी जरूर पढ़ना चाहूंगी। फिर जैसे ही वो डायरी खोलती है तो उसमें वो देखती है कि उसमें तो हर जगह योंग ने जिया के स्केचेस बनाए हुए होते हैं और उसमें सारी डिटेल्स लिखी हुई होती हैं कि वो जिया से किस दिन मिला, कौन से टाइम पे मिला, साथ में उन्होंने कैसा टाइम स्पेंड किया। उसमें सब कुछ लिखा हुआ था। योंग ने अपने दिल की सारी बातें लिखी हुई थी। साथ ही उसने ये भी लिखा हुआ था कि मैं तुम्हें सच बताना चाहता था बहुत टाइम से, लेकिन मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तो इसलिए हिम्मत जुटाने के लिए मैं तुम्हारे स्केचेस देखकर ही तुमसे माफी मांगने लग जाया करता था, क्योंकि मैं जानता था कि एक ना एक दिन तो मुझे तुम्हें सच बताना ही होगा। जिया, तुम बहुत ही अच्छी इंसान हो और मैं तुम्हारी स्माइल कभी भी भूल नहीं सकता, ना ही मैं तुम्हें कभी भी खोना चाहता हूँ। योंग की सारी डायरी पढ़ने के बाद जिया भी बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और वो योंग से कहती है कि मैं भी तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, लेकिन मैं ये सारी चीजें भूल नहीं सकती हूँ जो कुछ भी तुमने मेरे साथ में किया। फिर वो कहती है कि अब हम लोग तभी मिलेंगे जब हमारे दिल में एक दूसरे के लिए कोई भी गिला शिकवा नहीं होगी। फिर ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। सुजिन पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी, लेकिन सैम उसे अब छोड़कर जा चुका था क्योंकि वो कहीं और रहने लग गया था। सुजिन को सैम की कमी बहुत ज्यादा खल रही होती है और फाइनली उसे ऐसा फील हो रहा होता है कि उसके दिल में भी सैम के लिए कुछ न कुछ जरूर था, लेकिन जब तक योंग था वो सैम के लिए कुछ फील ही नहीं कर पाती थी। लेकिन सैम ने हमेशा उसका साथ दिया और हमेशा उसे अपना प्यार कन्फेस किया। वो उसे कॉल करती है, उसे बहुत ज्यादा ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन सैम उसे नहीं मिलता। जिया बोजो के साथ में योंग को मिलने के लिए जाती है, लेकिन तभी वो देखती है कि डॉक्टर उसके रूम में जल्दी जल्दी भाग कर जा रहे होते हैं। यहाँ पर तो जिया को बहुत ज्यादा डर लग रहा होता है कि कहीं योंग को कुछ हो ना गया हो। वो बाहर ही खड़ी होकर बोजो को चेक करने के लिए भेजती है और बोजो अगर उसे बताती है कि डरने की कोई बात नहीं है क्योंकि योंग को होश आ गया है। बोजो उसे कहती है कि तुम्हें भी जाकर एक बार योंग से मिल लेना चाहिए क्योंकि तुम बहुत टाइम से उसका होश में आने का वेट कर रही थी। लेकिन जिया यहाँ पर उससे कहती है कि जब हमारे बीच की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी और हमारे मन में एक दूसरे के लिए कोई भी मनमुटाव नहीं होगा, तब मैं उससे जरूर मिलूंगी। और ये कहकर फिर वो वहाँ से चली जाती है। योंग को भी पूरी तरह से होश में आ गया था, वो भी अब ठीक हो गया था, लेकिन वो अपने आसपास रखे हुए अपने सारे सामान को देखकर समझ जाता है कि जिया वहाँ पर थी और उसने उसकी पर्सनल डायरी भी पढ़ ली है, जहाँ पर तभी बोस आकर उसे बताती है कि जितने टाइम तक तुम कोमा में रहे हो जिया तुम्हारे आसपास ही थी और वो तुम्हारा होश में आने का वेट कर रही थी, लेकिन जैसे ही तुम होश में आए हो तो वो यहाँ से जा चुकी है क्योंकि वो चाहती है कि जब तुम लोग के बीच में सब कुछ ठीक हो जाएगा तो तुम लोग जरूर मिल लोगे। जिया अपने डैड के साथ में फॉरेन जा रही होती है, जहाँ पर उसकी मॉम उससे मिलने के लिए आती है। वो उसे हर चीज के लिए सॉरी बोलती है, लेकिन फाइनली जिया यहाँ पर कहती है कि मॉम मैं समझ गई हूँ कि जब हम प्यार में होते हैं तो हमें कुछ भी सही गलत दिखाई नहीं पड़ता। साथ ही वो कहती है कि आपने जो कुछ भी किया मैंने हर गलती के लिए अब आपको माफ कर दिया है क्योंकि इसमें आपकी कोई गलती ही नहीं थी, सिचुएशन ही कुछ ऐसी थी। सीन शिफ्ट होता है और 5 साल बाद दिखाया जाता है जहाँ पर ये चारों लव बर्ड सेपरेट हो चुके थे। योंग का बर्थडे था, सुजिन भी उसका बर्थडे केक अकेले ही कट कर रही होती है और वहीं सैम भी जहाँ पर वो रह रहा था वो भी काफी अकेला था और वो भी योंग का बर्थडे मना रहा होता है अकेले अकेले ही। जिया भी अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके एक आर्किटेक्ट बन चुकी थी। सुजिन और उसकी मॉम भी फॉरेन कंट्री में जा चुकी थी, जहाँ पर उसकी मॉम एक नॉर्मल से हॉस्पिटल में एक सिंपल सा काम कर रही होती है, जहाँ पर उनका मैनेजर उनसे मिलने के लिए आता है और वो उसे कहता है कि अब आपको बहुत ज्यादा टाइम हो गया है तो आपको अब हमारे हॉस्पिटल में वापस आ जाना चाहिए और उसे संभाल लेना चाहिए। लेकिन उसकी मॉम कहती है कि वो यहाँ पर सुजिन के साथ में बहुत खुश है और वो वापस नहीं जाना चाहती है क्योंकि अपनी लाइफ में उन्होंने जो भी गलतियाँ की है उन सब का उन्हें बहुत ही ज्यादा पछतावा है। जिया की मॉम भी अपनी एग्जीबिशन की प्रिपरेशन कर रही होती हैं क्योंकि उन्होंने बहुत ही अच्छा काम जो किया था और वो अब काफी ऊंचाई पर भी पहुंच चुकी थी, लेकिन तभी उनके पास में एक फ्लावर बुके आता है। वो जिया से बात कर रही होती है फोन पे और जिया के पास में भी एक फ्लावर बुके आता है। वहीं दूसरी तरफ सुजिन भी अपनी म्यूजिक प्रैक्टिस कर रही होती है और उसके पास में भी एक फ्लावर बुके आता है जहाँ पर उन सब में एक एड्रेस लिखा होता है। फिर सैम को दिखाया जाता है जिसने एक नया बार ओपन किया हुआ होता है जो कि काफी ज्यादा अच्छा चल रहा था और वहाँ पे वो हमेशा ही सुजिन का फेवरेट म्यूजिक चलाया करता था।
जहाँ पर एक लड़की उसके साथ में फ्लर्ट करने लग जाती है, लेकिन सैम उसे कोई भी भाव नहीं देता और वहाँ से उसे भगा देता है। ये सब कुछ सूजन भी देख रही होती है और वो फटाक से आकर उसे हग कर लेती है, जहाँ पर हमें ये पता चलता है कि वो फ्लावर बुके जो सूजन के पास में आया था और उसमें जो चिट थी उसमें जो एड्रेस लिखा हुआ था वो किसी और का नहीं बल्कि सैम का था। और ये सब कुछ योंग ने किया था ताकि वो सूजन और सैम को मिलवा सके। सैम और सूजन बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और फिर वो फाइनली रिलेशनशिप में आ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जिया को भी एक हाउस रेनोवेशन का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। वो उस लोकेशन पे पहुंचती है जहां पर उसे एक खूबसूरत सी पेंटिंग दिखती है जो कि उसके पास से रिलेटेड थी। जिया को एक चीज काफी अजीब लगती है और उसे सारा फ्लैशबैक याद आने लग जाता है और वो समझ जाती है कि शायद ये योंग ही है। वो भागते हुए इससे मिलने के लिए जाती है और वो उसे कहती है कि तुमने बहुत लेट कर दिया, बल्कि तुम्हें तो जल्दी आना चाहिए था। जहाँ पर योंग भी उसे कहता है कि हाँ, लेकिन तुम्ही तो कहा था ना कि जब सब कुछ ठीक हो जाए हमारे बीच, हमारे दिल में एक दूसरे के लिए कोई भी गिला शिकवा ना हो, तब हम मिले। तो शायद आज वही दिन है। और वो जाकर फिर जिया को हक कर लेता है और फाइनली यहाँ पर सब कुछ ठीक हो जाता है, यानी कि हैप्पी एंडिंग हो जाती है। और लव की तो हैप्पी एंडिंग ही होनी चाहिए। सो गाइस, अब आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको ये लव स्टोरी कैसी लगी और साथ ही आप नेक्स्ट कौन सी लव स्टोरी देखना चाहते हो, कौन सा ड्रामा देखना चाहते हो, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। उसे भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी।